This conference will now be recorded. Okay, so today we will go ahead and give the name for this VPC as default VPC. Now, everybody hopefully might have given the name as default VPC. Abhishek, are you able to rename it to default VPC? So actually, I've made an account yesterday, but I'm not getting this create VPC wala option. I'm just getting EC2 launch wala. I got that option or EC2. क्या एरर आ रहा? I'm not getting this create from where we can get this create VPC wala option. Just go to this AWS arrow top side. Can you see this arrow? Yes, one second. AWS का जो कंसोल है उसके नीचे एक एरो है. Can you see at the left hand side? Yes, I can see there is AWS services is there. AWS services is there. Isolated cloud resource दिखेगा. मिला? क्लिक करो, VPC का टैब खुलेगा. VPC का ओपन किया. Just click on your VPC और इसको नाम दे दो डिफॉल्ट VPC. ये जो छोटा सा पेंसिल आइकन है इस पे क्लिक करो और डिफॉल्ट VPC दे दो. मिल गया? Now going ahead with the discussion. आपने ये जो VPC था इसको डिफॉल्ट VPC बना दिया, बट इन दिस VPCs you have data centers available. It means Amazon ने पूरी दुनिया को टुकड़ों में डिवाइड किया. That PCs are known as regions, and in regions Amazon has created big large scale data centers known as availability zones. Okay, अब ये जो availability zones है, Amazon क्या करता है कि जितने भी availability zones available है मार्केट में, what Amazon will do कि Amazon will share this availability zone means data center with everyone and everybody will put their own servers, but people don't want to risk their self, so सब लोग को Amazon ने क्या बना के दिया? virtual private cloud. तो Amazon ने ये गारंटी दे दिया कि भाई if you put anything in this virtual private cloud, this is your cloud. Whatever data centers you see, that data centers are your data centers, and though these are shared data center, but whatever servers you put in the data centers are part of your virtual private cloud, so nobody can see those servers. तो हमारे पास अभी टोटल कितने, अभी हम लंदन रीजन में, हमको अगर देखना है कितने डेटा सेंटर है, तो इधर एक टैब होता है जिसको बोलते हैं सबनेट्स. इस पे क्लिक करो सब लोग. VPC के नीचे सबनेट्स है, उस पे क्लिक करो. ठीक है. नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबनेट्स, yesterday I have shown you, इधर क्लियर कट दिखता है कि हमारे पास 3 सबनेट्स है. सबनेट्स की बात हम बाद में करते हैं, मगर ये क्लियर कट दिखता है कि ये जो सबनेट्स है इसको राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करते हैं, देन इट इज क्लियरली शोइंग दिस इज 2A, दिस इज 2B, 2C, और दिखाता है यूरोप वेस्ट 2A, 2B, 2C. तो व्हाट आई विल डू ना, आई विल सॉर्ट इट. ऊपर क्लिक करूंगा तो लाइन में आ गया 2A, 2B, 2C. अब मैं सबनेट्स को क्या करूंगा ना, रिमेंबर के लिए नाम दे दूंगा. सबनेट्स को या डेटा सेंटर्स को क्या बोलते हैं? सबनेट्स डेटा सेंटर के अंदर डिफाइन होते हैं, इसका डिस्कशन आगे हम देखेंगे, बट ये हमारा डेटा सेंटर का सबनेट है ना. एक 2A डेटा सेंटर का सबनेट है, एक 2B का है और एक 2C का है. तो हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट सबनेट AZ1, इसको नाम दूंगा डिफॉल्ट सबनेट AZ2, इसको नाम दूंगा डिफॉल्ट सबनेट
AZ3। सो सब लोग जाके रीनेम कर दो सबनेट्स को। Just go to subnets, give the name as default subnet AZ1, AZ2, AZ3. Okay, hopefully everybody is done. अगर कोई बाकी रह गया कभी भी तो उसको आंदोलन करना है। कल बताया था आई एम पेंडिंग लिख देने का चैट में तो ट्रेनर विल वेट, अदरवाइज ट्रेनर विल गो अहेड बाय द वे। ओके, नाउ सब लोग ने बीपीसी को रीनेम कर दिया, सबनेट्स को रीनेम कर दिया। इसका मतलब कल का रिवीजन हो गया कि, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी फील मिल गया कि जब भी ग्लोबल में जाओगे सबसे पहले रीजन सिलेक्ट करोगे, रीजन के अंदर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड रहेगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स रहेगा, और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक नेटवर्क डिफाइन होता है, उस नेटवर्क को बोलते हैं सबनेट, जो अमेजोन ने खुद से डिफाइन करके दिया। इसका डिस्कशन आगे आएगा। बट बाय द वे, इतना जो कल डिस्कशन थियोरेटिकली ज्यादा हुआ था, थोड़ा प्रैक्टिकली नाम वगैरह आपने दे दिया, यू गेट अ फील। नाउ यस्टरडे और कुछ हुआ था, उसको बोलते हैं IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इधर ऊपर एक टैब है जिसका नाम है सर्विसेज, और सर्विसेज में जाके टाइप करो IAM एंड क्लिक ऑन दिस सर्विस मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्स। सब लोग IAM में आ जाओ, कुछ काम बाकी था हमारा कल का। ओके, कल हम लोग ने एक यूजर बनाया था, किसी को ऐसा एरर आ रहा है? नहीं। योर रिक्वेस्ट हैज अ प्रॉब्लम, प्लीज सी द फॉलोइंग डिटेल। ऐसा कुछ एरर आ रहा है किसी को कि यूजर दिख रहा है? यस सर, यस सर, आ रहा है। सेम एरर आ रहा है? Yes, sir. Okay, it seems to be an AWS side problem. Okay, so basically it's web over the browser. Okay, so admin group now I can see. Can I see user? No, dashboard. ये ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है बट थोड़ा सा एरर्स भी आ रहा है। अमेज़न वाले 7:30 बजे उठे नहीं है लगा। Okay, no issues. There is a service issue, I guess, because everybody is facing. Okay, so we will take this IAM का एक हमको MFA एक्टिवेट करना था। मैंने कल आपको बताया था कि हमने कल के लेक्चर में एक यूजर बनाया था admin1, ठीक है, and that user admin1 we had made a part of admin group। एडमिन ग्रुप एक बनाया था, उसमें एक यूजर डाला था admin1, और एडमिन ग्रुप को परमिशन दिया था एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो हुआ क्या था, जब यूजर admin1 से लॉगिन करते थे तो यूजर admin1 को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिलता था। बिकॉज वो क्यों मिलता था? क्योंकि वो एडमिन ग्रुप में था, और एडमिन ग्रुप को क्या एक्सेस था? एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आज हम admin2 बनाने वाले थे एक्चुअली, बट सर्विस का इश्यू है, बनाएंगे थोड़ी देर बाद, ट्राई करते हैं। admin2 है, admin2 को हम एडमिन ग्रुप में डालेंगे तो आज उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एडमिन ग्रुप में जाएगा और एडमिन ग्रुप को पहले से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है। सो ये तो सब विंडोज और लिनक्स वाले जानते हैं कि अगर एक ग्रुप को कोई चीज का एक्सेस दिया
और उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स को ऐड करोगे तो सबको सेम परमिशन मिल जाए। तो यहाँ जिनको करना था क्लाउड में, लेट्स सी लेटर ऑन, अभी थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करते हैं। नाउ यस्टरडे It's working, sir, right now. तो हो गया, वर्किंग है। हो गया, ठीक है ठीक है, क्योंकि क्लाउड है ना अमेज़न का, इसका प्रॉब्लम जो होगा ये टेम्पररी हो सकता है। ओके, फाइनली इट हैज अराइव्ड। सो आप समझ सकते हो कि जिस तरह कभी कभी घर में लाइट जाती है तो सब लोग आजू बाजू वाले को पूछते हैं भाई तेरी गई क्या। सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रिसिटी एज अ सर्विस, ओके, वाटर एज अ सर्विस, गैस एज अ सर्विस। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ सेकंड्स के लिए लाइट गई तो अदानी के वहां या टाटा पावर के वहां आग लग गई है and for few days you will not get electricity like lockdown. Okay, so it doesn't happen. So by the way, sometimes some issues might happen in a particular region. For example, बीच में कोई सर्वर होगा प्रॉक्सी जो HTTP ओपन कर रहा होगा और आप जाके देखते हो कि ये ग्लोबल लेवल पे सर्विस है। इधर राइट हैंड साइड में जाओगे, यू विल नॉट सी एनी रीजन्स। जो यूजर्स बनते हैं वो अकाउंट लेवल पे बनते हैं, कल मैंने आपको बताया था। सो दैट्स द रीजन, इधर आपको एक भी रीजन नहीं दिख रहा, यू आर इन ग्लोबल लेवल। बाय द वे चलो कर लेते हैं। कल हम लोगों ने एक IAM यूजर बना, राइट। दूसरा हम लोग ने यूजर यूज ग्रुप्स टू असाइन परमिशन, इस IAM यूजर एडमिन 1 को ग्रुप के अंदर डाला, ठीक है ना। और ग्रुप को क्या परमिशन दिया, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, ओके। और पासवर्ड की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कितने अल्फाबेट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स शुड बी देयर, हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स, हाउ मेनी स्मॉल लेटर्स, एवरीथिंग वी हैव सीन एंड वी हैव सेड द पॉलिसी. So yesterday we tried to make all green, but one thing was pending, that is activate MFA on your root account. What is MFA? MFA stands for Multi-factor authentication. authentication, right? Ismail is right. Multi-factor authentication will help you like a one-time password you get from bank. Multi-factor, it means that you are having a root account. This is a risk if somebody gets your email ID and password. Now, if root account is compromised, your complete company security is at risk. That is the reason. कोई root account से daily काम नहीं करता, admin 1, admin 2 ऐसे users बनाते हैं जिसको actual काम करना है production में। एक admin group बनाएंगे, उसमें वो लोग को डाल देंगे और ग्रुप के ऊपर एक्सेस दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो रूट से कोई लॉगिन जनरली करेगा नहीं, बट रूट से जब भी लॉगिन बंदा करेगा कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो रिस्क ये कि ईमेल आईडी पासवर्ड किसके पास गया तो वो गया काम से। तो जैसे नेट बैंकिंग में यू हैव यूजर आईडी पासवर्ड एंड देन यू गेट वन टाइम पासवर्ड फॉर लॉगिन और डूइंग अ ट्रांसफर ऑफ फंड्स। देयर आर फ्यू बैंक्स व्हेन यू लॉग इन even using username password, one time password देगा like HDFC बैंक, या email ID पे password भेजेगा। Unless you put one time password, it will not allow you to log in. But there are few other banks like DCB, Axis and ICICI Bank where they will allow you to log in without one time password. But for funds transfer, they will require a password. Now, to resolve these issues that our account should be secure, one time password we cannot get, we can enable multi-factor authentication. So yesterday I told that please install in your mobile phones, Android or iPhones, that is software is known as Google Authenticator. अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज इंस्टॉल कर लो। Everybody is installed? They are ready with Google Authenticator software. So अपने अपने मोबाइल में Google Authenticator software को ओपन कर लो। Yes, sir. Done. डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी डाउनलोड कर लो। गूगल ऑथेंटिकेटर एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा। Everybody is done? Yes. Farhan? Going on, sir. 2 minutes बोल रहे फरहान भाई, 2 minutes या 20 seconds? We are done. Farhan is done. Abhishek? हो रहा है सर, इंस्टॉलिंग।
गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल होगा। बाय द वे गूगल ऑथेंटिकेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और सब लोग अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है। सो बेसिकली इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको मैंने ग्राउंड किया। यू कैन सी दैट इमेज एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक इमेज दिखा होगा जिसके अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर में मेरे फेसबुक का भी अकाउंट दिख रहा है, अमेजोन का मेरा संडे का जो क्लासरूम बैच है उसका दिख रहा है। इसका मतलब ये दिस गूगल ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल, व्हाट इट डज एक्चुअली, दिस गूगल ऑथेंटिकेटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको एक नीचे प्लस रेड साइन दिखता है जिसको मैंने राउंड किया हूं। Hopefully everybody might have received this image on WhatsApp group chat. Okay, what happens over here is that using this Google Authenticator plus sign, you can add your Facebook accounts or Google accounts for authentication purpose. जैसे one time password Google का आता है, अगर आपने 2-step verification enabled किया है Google में, you can get a one time password. In Facebook also you can get, but the problem is that sometimes you go out of India, your roaming international is not working. Now you can use third party authentication without even mobile network, that is known as Google Authenticator. So ये जो Google Authenticator सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर प्लस साइन रहता है, आपको अपना अकाउंट ऐड करना होता है प्लस साइन पे प्रेस करके। जस्ट सी ओवर हियर व्हाट आई एम डूइंग, ध्यान से देख लो फॉर 1 मिनट। आई विल से एक्टिवेट MFA ऑन योर अकाउंट का जो क्लिक है इस पे मैं क्लिक करूंगा, पहले देख लो। Here it is showing मैनेज MFA, ठीक है, मैनेज MFA में गया मैं, सो ये पूछ रहा है सेकंड ऑप्शन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। Here it is showing what, एक्टिवेट MFA। अब जो एक्टिवेट MFA बोल रहा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज वर्चुअल MFA डिवाइस, यस वी हैव ऑथेंटिकेटर। पुराने जमाने में सिक्योरिटी की देते थे, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर JP Morgan, Nomura, we used to get one hard token. Hopefully many people in IT might have used it before a few years. Nowadays everything is virtualized, so that hard token में मेल डाल देते, राइट, RSA टोकन जिसको बोलते, राइट, विजय आशुतोष इज सेइंग एक्चुअली वो जो हार्ड टोकन होता था, एक बोलते थे कि इफ यू लॉस दिस टोकन then you need to pay 5,000 4,000 rupees penalty and so on। और ये जो RSA टोकन था ये आजकल रिप्लेस हो गया और वर्चुअल MFA डिवाइस बन गया, मोबाइल में आ गया। पहले जमाने में कैमरा लोग जाते थे हिल स्टेशन तो कैमरा लेके जाते थे, आजकल कभी हिल स्टेशन जाओगे तो कैमरा कोडक का इसका उसका नोबडी कैरिंग कैमरा, आजकल कैमरे की जगह सबके हाथ में एक डंडी होती है फॉर सेल्फी, ठीक है ना। तो जमाना चेंज हो रहा है, मोबाइल इज नाउ एन यूनिफाइड डिवाइस, मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम मोबाइल। सो बाय द वे आई विल से वर्चुअल MFA डिवाइस एंड आई से कंटिन्यू। जब मैं कंटिन्यू बोलूंगा तो ध्यान से देखो, मैं जब बोलूंगा शो QR कोड, अभी जो QR कोड दिखेगा ना, इसको आप लोग मत स्कैन करना, मैं स्कैन कर रहा हूँ ठीक है ना, मेरा QR कोड। अगर मैंने जाके इसको प्लस साइन प्रेस किया तो दो ऑप्शन आएगा, जो मैंने आपको फोटो भेजा, स्कैन अ बार कोड और प्रोवाइड अ की। मैं बोलूंगा स्कैन अ बार कोड, तो बार कोड स्कैन करने के बाद ना, अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर फर्स्ट टाइम यूज किया तो खाली एक ही एंट्री दिखेगी। मेरे बहुत सारे अकाउंट है तो मुझे बहुत सारे एंट्री दिखेगी। जो मुझे स्कैन करने के बाद ना एक 6 डिजिट का कोड बताएगा, ठीक है, मैंने एंटर किया। नाउ आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वापस एक नया कोड आया, ठीक है, 2 बार कोड चेंज होगा। ये हर 30 सेकेंड्स पे कोड खुद से चेंज होता है। 2 कोड डालना है, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। अगर आपने मिस कर दिया तो थर्ड और फोर्थ भी डाल सकते हो, नो इश्यूज। असाइन MFA करोगे, आपको बोला सक्सेसफुली असाइन कर दिया वर्चुअल MFA, अच्छी बात है। इन केस अगर उसने कुछ एरर दिया तो आप रिफ्रेश पेज करके सेम प्रोसेस करो, आपका MFA सक्सेसफुली असाइन हो जाएगा। अब असाइन हो जाएगा तो बेनिफिट ये है, आई से क्लोज, whenever now we will log in from tomorrow you will require your mobile phone। जैसे ही ओपन करोगे ये वाला ऐप तो जो 6 डिजिट का रनिंग कोड उस टाइम होगा वो आपको डालना है। सो सबको कहाँ जाना है, रिपीटिंग, डैशबोर्ड में जाना है, एक्टिवेट MFA ऑन योर अकाउंट जाना है,
मैनेज एमएफए पे क्लिक करना है और इधर जाके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करके मैनेज एमएफए में जाओ और स्कैन करके क्लोज कर दो। 2 बार कोड डालो। प्लीज गो अहेड। वंस डन लेट मी नो। हो गया। ओके गुड। फरहान ये सक्सेसफुली असाइन वर्चुअल। ओके फरहान भाई एकदम फास्ट है, क्या बात है आजकल। अभी रशुतोष फरहान गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम फ्यू ऑफ यू। इरफान शेख भाई का भी हो गया है। इस्माइल का अपडेट आ जाए। नरेंद्र कदम, नितिन महालिम और सौम्य साहू, हमारे 2 बंदे आज गायब है। शायद वो लोग 9:30 से 11:30 का रिकॉर्डिंग सुनेंगे। लाइव प्रैक्टिकल करने में मजा ही अलग है। ओके सो anybody pending? Otherwise we can go ahead. Ismail Sheikh. Done, sir. Okay, everybody is done. So let's go ahead. Abhishek, hopefully you are able to do. Abhishek, are you there? Okay, no issues. Yes, sir, it's going on. First one is done. Second code is yet being generated. Yes. So everybody has assigned successfully MFA to their account. Now, when you click on your dashboard, सब लोग dashboard पे click करो, you will be able to see all green. Those people who were here with me in yesterday's lecture, उनको सब कुछ green दिखेगा। और किसी ने यूजर्स वगैरह बनाए नहीं है तो उसका ग्रुप ग्रीन नहीं हुआ है, ठीक है ना। बाय द वे हम लोग का सब कुछ ग्रीन हो गए। इसका मतलब ये है कि कोई कल का लेक्चर मिस किया रहेगा तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। सपोर्ट ने रिकॉर्डिंग भेजा होगा ग्रुप के ऊपर, मैंने भी कल रिकॉर्डिंग शेयर किया था। बाय द वे रूट अकाउंट should always be protected. Best practice is MFA. MFA से प्रोटेक्ट करो अपने अकाउंट को। नाउ जिसके पास आपका मोबाइल होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर के सॉफ्टवेयर का एक्सेस होगा, ओनली दोज पीपल कैन लॉग इन, अदरवाइज नोबडी कैन लॉग इन। सो रूट अकाउंट इज 100% सिक्योर। अब आपने रूट के अंदर एडमिन 1 एडमिन 2 बना के दिया, ये कभी भी अगर कुछ करता इश्यूज एडमिन 1 एडमिन 2, यू कैन टर्मिनेट देम, यू कैन डिलीट द यूजर बिकॉज यू आर द रूट अकाउंट। ओके, so by the way yesterday we have created one user admin 1. आज हम दूसरा यूजर बना रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा, आप लोग एकदम ध्यान से देखना। ओके अभिषेक, होपफुली यू आर विद मी। Yes, sir. आप कुछ भी टाइप नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। नाउ गोइंग अहेड विद द डिस्कशन। कल हम लोग ने यूजर बनाया था, वापस मैं यूजर बना रहा हूँ, बट आज थोड़ा सा तरीका अलग है। तरीका क्या अलग है मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल, just take an example, consider admin 1 is a part of admin group, ये तो आपको पता है। और ये एडमिन ग्रुप को हमने कल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया, मगर एक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट टीम में जो बंदा होता है, जनरली ये L1 टाइप के बंदे होते हैं, जो यूजर बनाना, पासवर्ड रिसेट करना, ये सब काम बेचारे करते हैं। आपने देखा रहेगा कि कंपनी स्मॉल कंपनी, सो यूजर ग्रुप क्रिएशन, विंडोज है, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्सचेंज, डीएनएस, डीएचसीपी, वेब सर्वर, सब एक ही बंदा संभालेगा। एलाइट डिजिटल कंपनी फेमस है, नाम सुना रहेगा। सीएमएस कंप्यूटर्स, सिस्टम एडमिन, डेस्कटॉप L2, डेस्कटॉप L3, सब काम दे रहा।
ठीक है ना, जितना तोड़फोड़ करना है करो, जितने सिर्फ बिटाना बिटाओ, सब मतलब छोटी कंपनी में चलता है. बट इफ यू गो टू बिग कंपनी, व्हेन आई जॉइंड JP Morgan, there was a special team when I was working on Active Directory to Novel to Active Directory migration for UK project. And today, luckily, fortunately, we are all in London region, in UK region. Okay. So by the way, at that time एक special team था खाली AD का migration का. एक टीम सिर्फ DNS DHCP देखता है, वेब सर्वर के लिए अलग टीम होता है. सिमिलरली बड़ी बड़ी कंपनी में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए स्पेशल कुछ लोग होते हैं. 24/7 एक बंदा डेस्क पे बैठा रहे. एनी हेल्प रिक्वायर्ड, ही विल हेल्प. अब एक L1 वाला बंदा है, उसके पास एक रिक्वेस्ट आया कि एडमिन 1 की टीम में, जिस टीम में एडमिन 1 है उसकी टीम में और एक बंदा ज्वाइन कर एडमिन 2. अब हमारे केस में यूनिक केस वेयर एडमिन 1 को हमने खाली एडमिन ग्रुप का मेंबर बनाया, वो बिलिंग नहीं देख सकता है. अगर हमने एडमिन 1 को 5-6 अलग अलग रोल असाइन किए होते, एडमिन ग्रुप का मेंबर होता, बट एडमिन ग्रुप पे खाली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं होता, बिलिंग एक्सेस होता और दूसरा भी कोई टाइप का एक्सेस होता, राइट. तो एडमिन 1 को 4 टाइप का एक्सेस है क्योंकि वो एडमिन ग्रुप में है, और एडमिन ग्रुप पे 4 रोल्स असाइंड है. एडमिन ग्रुप पे 4 रोल्स असाइंड है. अभी एज्यूम करो हमारे पास एडमिन ग्रुप पे 1 रोल असाइंड है, मगर एडमिन ग्रुप के अंदर एडमिन 1 है. अब अगर मुझे मालूम ही नहीं कि एडमिन 1 कितने ग्रुप में कितने रोल असाइन है, और मुझे एडमिन 2 को वही परमिशन देना है जो एडमिन 1 के पास है, तो मैं क्या कर सकता हूं मालूम है? दूसरा तरीका बता रहा हूं, कॉपी परमिशन वाला तरीका. कल हम लोगों ने यूजर बनाया था, वापस मैं यूजर बनाऊंगा. नोटपैड सबके सामने ओपन है, प्लीज कीप नोटपैड ओपन. ऐड यूजर. नाउ व्हाट आई विल से, एडमिन 2. हम लोग को प्रोग्रामेटिक एक्सेस देने की जरूरत नहीं है. हम लोग कौन सा एक्सेस देंगे? कंसोल एक्सेस. ठीक है, AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस. प्रोग्रामेटिक एक्सेस बाद में चाहिए तुम दे सकते, कोई यूजर मांग दिया तो मैं आपको बताऊंगा, अभी भी दे सकते, बाद में भी दे सकते, कोई इश्यूज नहीं है. ठीक है. कस्टम पासवर्ड admin2@123. एक बार झलक देख लो, याद है? admin2@123. ठीक है. पासवर्ड कॉपी, यूजर नेम इज दिस. Not to forget anything, not to waste the time. क्या पासवर्ड डाला था भूल गया, सब कॉपी पेस्ट कर दे. अब इधर जाने के बाद मैंने यूजर नेम एडमिन 2 दिया, कंसोल एक्सेस दिया, कस्टम पासवर्ड दिया, मगर यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड इन नेक्स्ट साइन इन मैंने निकाल दिया. इट मींस जब यूजर लॉगिन करेगा उसको पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट व्हेन आई गो टू दिस टैब व्हिच इज नेक्स्ट परमिशन टैब, एंड व्हेन आई गो टू दिस परमिशन टैब, कुछ लोग ना हरकत नहीं करते, उनको बरकत नहीं मिलती है. हरकत मत, ये बरकत आए. ओके. सो ये जो एरो ऐसा होता है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर एकदम ऊपर स्क्रॉल करने का. इधर सेकंड स्टेप दिखेगा. फर्स्ट स्टेप में आपने डिटेल्स डाला, सेकंड स्टेप कुछ लोग ऐसा रखते हैं, बोलते हैं दिखता नहीं है, चिल्लम पुकार करते हैं, आंदोलन करते हैं. पहले देखने का, ऊपर जाने का. इधर पूछ रहा है यूजर टू ग्रुप, जो हम लोग कल कर चुके हैं. अब हमको मालूम ही नहीं है कि एडमिन 1 के पास कितने ग्रुप का मेंबरशिप है, क्या है. हमको सिर्फ इतना बताया गया L1 वाले को कि भाई एडमिन 2 एक बंदा है जो एडमिन 1 की टीम में ज्वाइन कर रहा है. सो आई विल क्लिक ऑन सेकंड ऑप्शन, कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर. कौन सा यूजर है वो? एडमिन 1. अब वो कितने ग्रुप का मेंबर था सब वो दिखा देगा इधर, और कितनी पॉलिसी अटैच सब है. सो मैं अब जो यूजर बना रहा हूँ उसको मैं एडमिन ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, मैं एडमिन 1 का परमिशन कॉपी कर रहा हूँ. ऑटोमेटिक एडमिन ग्रुप में जाता है कि नहीं मुझे देखना. नेक्स्ट टैग्स खाली रख दिया, टैग की कोई जरूरत नहीं. मैंने आपको बोला रिमेंबर के लिए आप डाल सकते हो माय यूजर व्हाटएवर इट इज, जैसे अभी हमने डिफॉल्ट VPC वगैरह टैग दिया. नेक्स्ट रिव्यूज, और जाके मैंने बोला क्रिएट यूजर. अब मैंने क्रिएट यूजर बनाया, आई से क्लोज. नाउ यू सी ओवर हियर, मैंने क्लोज कर दिया. बट नाउ यू कैन सी ओवर हियर एडमिन 1 एडमिन 2, मगर एडमिन 2 को मैंने एडमिन ग्रुप में नहीं डाला, मैंने कॉपी परमिशन वाला मेथड यूज किया, तो भी एडमिन 2 एडमिन ग्रुप में चला गया. अब अगर मैं न्यू प्राइवेट विंडो ओपन करता हूं और एडमिन 2 से लॉगिन करूंगा तो उसको परमिशन मिलता है कि नहीं मुझे देखना है. और लिंक कौन सी यूज करूंगा भाई? कहां जाऊंगा? डैशबोर्ड में. कल बताया था, याद है? ये वाला लिंक लूंगा, प्राइवेट विंडो में डालूंगा और एडमिन 2 से लॉगिन करूंगा. तो सब लोग एडमिन 2 बनाओ, बट डोंट add in group, you give the permission from admin 1. copy permission from existing user वाला फंडा यूज करो. प्लीज गो ahead.
बाद में एडमिन 2 से लॉगिन करो, चेक करो। अभिषेक आपके केस में शायद ग्रुप्स वगैरह नहीं बना रहेगा, आपने अगर मेरा कल का वीडियो देख के जो बनाया रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं बनाया सो आप सिर्फ यूजर बना लो, बाद में सेकंड यूजर बनाने के टाइम वो करो। Okay. मेक श्योर एडमिन 2 को पासवर्ड वगैरह सब सेट करो। उसके बाद जब नेक्स्ट परमिशन सेकंड स्टेप में जाओगे, ऊपर स्क्रॉल करना और बोलना कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर। हम उसको ग्रुप में नहीं ऐड करेंगे, हम परमिशन कॉपी करना यूज करेंगे, खुद ब खुद ग्रुप में जाए, ये हमको देखना है। इसका मतलब एक कंपनी में कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, उसका कोई रिप्लेसमेंट आ रहा है, सो उसको खाली उस यूजर जो छोड़ के जा रहा है उसको कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर करेगा, और जितने ग्रुप का मेंबर रहेगा, जितनी जगह उसको एक्सेस रहेगी, सब जगह एडमिन वाले को एक्सेस मिल जाए। सो इट मेक्स योर लाइफ सिंपल। इट इज नोन एज क्लोनिंग ऑफ यूजर परमिशंस। So access type में programmatic access what मैं should प्रोग्रामेटिक क्योंकि प्रोग्रामेटिक एक्सेस कल हमने डिस्कस किया था, जो सिस्टॉक्स के डेवऑप्स के बंदे होते हैं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोग्रामेटिक एक्सेस जो सिस्टॉक्स के डेवऑप्स के बंदे होते हैं उनके लिए वो रिक्वायर्ड पड़ता है कीज वगैरह। मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, बट अभी आपको जरूरत नहीं उसकी एज ऑफ नाउ यूजर बनाने के टाइम। सिर्फ कंसोल एक्सेस दो, पासवर्ड आप सेट करो, डिफॉल्ट पासवर्ड आप सेट कर दो और पासवर्ड चेंज एंड नेक्स्ट लॉगिन डिसेबल कर दो। custom मतलब यूजर बनाने के टाइम जब आप ऐड यूजर करते हो तो इधर आप अपना कस्टम पासवर्ड दे दो, इधर जाने के बाद नीचे कस्टम पासवर्ड दे दो और पासवर्ड कस्टम दे दो आप अपना पासवर्ड, और यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड वो निकाल दो। तो और बाद में एडमिन 2 से लॉगिन कर लो। जो लोगों ने एडमिन 2 बनाया, अभिषेक ने नहीं बनाया होगा तो आप एडमिन से लॉगिन कर लेना, और जिसने एडमिन 2 बनाया वो एडमिन 2 से लॉगिन। और एडमिन 2 से देखो मैंने लॉगिन किया, ऊपर आपको क्लियर कट दिख रहा है एडमिन 2, और एडमिन 2 से लॉगिन करने के बाद IAM सर्विस सर्च करो। अभिषेक आप एडमिन 1 बनाया था, एडमिन 1 से लॉगिन करके IAM सर्विस सर्च करो, और लॉगिन करने के लिए आईडी एंड लिंक्स कौन सी यूज करना है इधर देखना, डैशबोर्ड पे जाना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मध्ये जाऊन तुम्हाला डैशबोर्ड पर क्लिक करायचे आहे। ठीक है, ये जो लिंक मिलेगा ऊपर फर्स्ट लिंक कंसोल वाला, इसको कॉपी करना है और बाद में उधर एडमिन 2 यूजर डालना, और या एडमिन यूजर बना और लॉगिन करके चेक करो आईडी सर्विस के अंदर फुल परमिशन मिल गया विदाउट गिविंग द परमिशन। मैंने यूजर क्रिएट किया, किसने यूजर क्रिएट किया एडमिन 1 यूजर क्रिएट किया एंड देन इट इज आस्किंग फॉर नेक्स्ट टैग्स। ना टैग्स ब्लैंक छोड़ो, टैग मतलब जैसे हमने सुबह में डिफॉल्ट बीपीसी वगैरह टैग दिया, नाम दिया ना कुछ रिमेंबर के लिए, भाई मेरा यूजर है काय को बनाया था, ऐसा कुछ डाल सकते हो। लेफ्ट ब्लैंक छोड़ दो, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करो। एक्चुअली अगर आपने आज से क्लास ज्वाइन किया ना तो आपको कल 2 घंटे का वीडियो का लिंक भी शेयर किया होगा, तो आपको देख लेना चाहिए। यस, तो आप एडमिन 1 क्रिएट हो गया, आज मेक श्योर के देख लेना, सो सिंक में आ जाओगे। कल का वीडियो आज देख लेना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओके। एडमिन 1 क्रिएट किया यूजर्स। हाँ बस अभी एडमिन 1 से डैशबोर्ड पे जाओ ऊपर और क्लिक करो। जो लोग का हो गया है लॉगिन करके चेक भी कर लिया, प्लीज फिर चैट में डाल दो डन 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 कर। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्लिक किया अभी, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये लिंक है उसको कॉपी करो और दूसरा ब्राउजर चालू करो या फिर प्राइवेट विंडो चालू करो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, एंड उसके अंदर एडमिन 1 से आप लॉगिन करो, दूसरे सब लोग एडमिन 2 से लॉगिन करो और चेक करो कि IAM सर्विस आपको दिख रहा है, यूजर्स वगैरह सब दिख रहे हैं। इसका मतलब आपको फुल परमिशन मिल रहा है, यूजर्स वगैरह आप देख पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज वो एडमिन 2 भी एडमिन 1 का सेम परमिशन मिल रहा है। सो डैशबोर्ड का ऑप्शन किधर है?
ऊपर ऊपर इधर देखो ना मेरा माउस, डैशबोर्ड जहाँ यूजर्स बनाए उसके ऊपर डैशबोर्ड दिख रहा है क्या नहीं? मैं कौन से कंसोल में हूँ भाई? आप आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के कंसोल में हो ना? मैं कंसोल में हूँ। मैं अभी जहाँ पे यूजर्स क्रिएट होता है एडमिन 1। हाँ तो ऊपर देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड यूजर्स के ऊपर लिखा हुआ है ना डैशबोर्ड। ओके ओके मेरा माउस को देखो कम से कम, डैशबोर्ड पे मेरा माउस है, मैंने अभी ब्लू किया उसको देखो, मेरा डैशबोर्ड। ओके, कॉपी इट एंड पेस्ट इन जो लिंक दिख रहा है ना, लिंक को कॉपी कर लो, बाजू में छोटा सा टिल्ट दिया हुआ है कॉपी का। लोड हो रहा है। सब लोग प्राइवेट विंडो में ओपन करना, जिसका भी एडमिन 2 से लॉगिन हो गया उसको यूजर्स वगैरह दिख रहा है, प्लीज लेट मी नो, चैट पे डालो। फरहान, नरेंद्र कदम, अभिजीत भाई, संतोष, क्या हुआ? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा? Done, sir. ओके ओके, Yes, आई sir. एम वेटिंग फॉर सर्विस होम एंड बिलिंग, एडमिन 2 लॉगिन डन। ओके ओके ओके, सबका एडमिन 2 लॉगिन डन है, डन 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 डन। ओके, ये फाइनली सर कंफर्म पासवर्ड चेंज के लिए पूछा, यू मस्ट चेंज। तो बोला था, हाँ तो अभी चेंज कर दो पासवर्ड, तुम पासवर्ड चेंज कर सकते हो, तुमने उधर टिक करा रहेगा कि पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको चेंज करने दो, चेंज कर डालो, कोई इश्यू नहीं। आप लोग को मैंने बोला था डिजेबल रखना, मगर शायद आपने वो स्टेप मिस कर दिया होगा, तो चेंज कर दो पासवर्ड, लॉगिन कर। जैसे नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम बंदा लॉगिन करता है तो पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, इसके लिए चेंज कर। ओके, नाउ एवरीबॉडी इज डन। अब देखो इधर Yes. ग्रुप्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है? सब लोग एडमिन 2 से लॉग्ड इन है, और ग्रुप्स में अभिषेक आप मत जाना, हम लोग जा रहे हैं कल, क्योंकि आप कल थे नहीं। ग्रुप के अंदर एडमिन ग्रुप है, एडमिन ग्रुप के अंदर सबको 2 यूजर दिखेंगे, ठीक है? अभी आप और हम लोग किससे लॉग्ड इन है? एडमिन 2 से, ठीक है? एडमिन 1 को हमने कल एक्सेस दिया था और देख रहे थे कि एडमिन 1 को डैशबोर्ड वगैरह सब दिख रहा। अब मैं ग्रुप्स में जाऊंगा, एडमिन ग्रुप पे क्लिक करूंगा, और एडमिन 1 और एडमिन 2 मैं एडमिन 2 से लॉग्ड इन, बट बिकॉज मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है, मैं एडमिन 1 को बोलता हूँ रिमूव यूजर फ्रॉम ग्रुप। आर यू वांट टू रिमूव? यस। अब सब लोग ग्रुप्स पे क्लिक करो, 2 यूजर दिखेंगे, दोनों यूजर में से एडमिन 1 को निकाल दो ग्रुप से। ओके, सब लोगों ने निकाल दिया रहेगा। अब Yes. एडमिन 2 को लॉग आउट मारो, क्योंकि उसके पास तो फुल एक्सेस है, आपके पास जो प्राइवेट विंडो ओपन है, और कल जो एडमिन 1 हमने बनाया था वो एडमिन 1 से हम लॉग इन करते बैक, ठीक है? अब एडमिन 1 से लॉग इन करके देखो कि एडमिन 1 को ग्रुप से निकाल दिया, और ग्रुप पे जो परमिशन दिया था एडमिन वो भी निकल गया, तो क्या एडमिन 1 को एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता? फरहान भाई ग्रुप से निकाले कि नहीं? ग्रुप से निकाल के एडमिन 2 को लॉग आउट करो, एडमिन 1 से लॉग इन करो, ऐसा एरर पेज दिखेगा कि तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, अच्छे दिन तुम्हारे जा चुके हैं।
आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पे दिखा रहा है। हाँ, आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस में जाओगे तो सब ऐसा क्रॉस क्रॉस दिखेगा, यू एनकाउंटर्ड एन एरर, एनकाउंटर्ड एन एरर, एनकाउंटर्ड एन एरर दिखेगा। यप। Yes, sir. Good. So everybody is now able to see and understand something very basics but important कि अगर एक ग्रुप है एडमिन ग्रुप और उसके अंदर अगर आपने कोई भी यूजर्स को डाला तो उनको वो सब परमिशन मिलेगा जो एडमिन ग्रुप पे आपने डिफाइन किया, जैसे हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन डिफाइन किया। बट अगर एडमिन 1 के साथ आपने एडमिन 2 को कंबाइन किया, दोनों एक ही ग्रुप में, तो उनको परमिशन मिल रहा था। बट अगर आपने एडमिन 1 को निकाल दिया तो क्या हुआ, जैसे ही निकाल दिया एडमिन 1 से आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको एडमिन 1 का परमिशन सब बता रहा है कि नो परमिशन अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि जब तक बंदे को परमिशन है तब तक उसकी वैल्यू है, परमिशन गया वैल्यू खत्म। नो प्लीज क्लिक ऑन द यूजर्स टैब। अब एडमिन 1 या एडमिन 2 कोई भी है, चलो एडमिन 2 पे जाते हैं। सब लोग एडमिन 2 पर आ जाओ, किसी के पास एक यूजर है जैसा अभिषेक है तो एक यूजर में किसी भी यूजर में जा सकते हो, एडमिन 1 या एडमिन 2 क्लिक करो। सब लोग यूजर में आ जाओ, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यूजर्स के जब टैब पे जाओगे तो इधर आपको एक सिक्योरिटी क्रेडेंशियल का पेज दिखे, ठीक है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आप जब आओगे, ठीक है, एवरीबॉडी इज ऑन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पेज होपफुली, राइट। वेरी सिंपल, यूजर्स पे क्लिक करो, यूजर्स में जाओ और यूजर में परमिशन ग्रुप टैग दिखेगा, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल दिखेगा, राइट। जैसे अभी हम लोग ने MFA असाइन किया रूट अकाउंट को, इसी तरह किसी यूजर आपका क्रिटिकल है और उसको बहुत लार्ज स्केल का एक्सेस दे रहे हो तो आप MFA उसको असाइन कर सकते हो मैनेज में जाके। उसका मोबाइल से स्कैन करेगा, मगर मोबाइल लेकर IAM वाले के डेस्क पे जाएगा, एक बार IAM वाला एडमिन करके देगा, यूजर खुद नहीं कर सकता, आपको एज एन एडमिन करके देना पड़ेगा। सो वो अपने मोबाइल से फिर MFA ऑथेंटिकेट करके यूज करेगा, तो उसका अकाउंट भी सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोग्रामेटिक एक्सेस। सो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में if you scroll down little bit there is one option known as create access key। इसका मतलब कोई आपके पास सिसऑप्स का डेवऑप्स का बंदा है, वो बोलता है भाई मेरा अकाउंट है और बनाने के टाइम तो मुझे कंसोल एक्सेस दिया था बट मुझे कुछ प्रोटोकॉल HTTP क्वेरीज वगैरह रन करना है, APIs है। API is nothing but application programmable interface। एक कोड होता है जो रन होता है, कोई सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन फेच करके लाएगा या कुछ कॉपी पेस्ट मारेगा, ऐसा कोड होता है, राइट। अब ये कोड को एक्सेस चाहिए रन करने के लिए, तो कोड जिस सर्वर पे जाएगा AWS की कंसोल पे लॉगिन तो नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ कोड, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, तो वो एक की जनरेट करेगा जो कोड में इनक्रिप्ट डाला रहेगा, कोड के साथ कीज रहेगा। अब ये प्रोग्रामर लोग इजीली समझ जाते हैं, बट इन केस अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आता है कि मुझे सिर्फ कंसोल एक्सेस था, अब मुझे प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए, तो व्हेन आई गो टू यूजर्स एंड आई से ऐड यूजर, इधर अगर मैं प्रोग्रामेटिक एक्सेस देता हूं तो मैं उसके लिए की यूजर क्रिएशन के टाइम ही जनरेट करता हूं, बट मैं यूजर क्रिएशन के टाइम नहीं किया तो मैं बाद में कर सकता हूं, और अगर मैंने पहले किया तो मैं बाद में डिलीट भी कर सकता हूं, वो मुझे दिखाना। I want to show you this. Now consider if I click on admin 2 or admin 1, किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। I go to security credentials. I say create access key. Once access key is generated, ये बोल रहा है, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, एक ही बार जिंदगी में देखने का मौका मिलेगा, डिसीजन ले लो। ठीक है, तो इधर आपको क्लियर कर बता रहा है दिस इज द ओनली टाइम, एक ही बार मौका है, सीक्रेट एक्सेस कैन बी व्यूड और डाउनलोड। ये मौका गया तो आप गए, यू कैन नॉट रिकवर देम लेटर। मतलब ये जो की है, ये एक्सेस की है, ये तो पब्लिक है, मतलब ये अमेजोन के पास इसका टुकड़ा पड़ा है सर्वर, मगर ये सीक्रेट एक्सेस की है, इसको कॉपी कर लो या CSV फाइल डाउनलोड कर लो और यूजर को ईमेल पे भेज दो, ये तुम्हारा एक्सेस की है, प्राइवेट और ये पब्लिक।
ये सॉरी ये पब्लिक, ये प्राइवेट। अब ये टुकड़ा तो अमेजोन के पास है, मतलब ये ताला है और चाबी आपके हाथ में। अब जो कोड वाला बंदा स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस की लिखेगा, कोड करेगा, उसको ये एक बार अगर आपने क्लोज कर दिया, गया मतलब गया। अब इधर आपको पब्लिक की पर दिखेगा ताला, चाबी किसी को नहीं दिखेगी। चाबी गई मतलब गई। अब वो एक बार दिखी, आपने डाउनलोड कर दिया, यूजर को भेज दिया, अपने स्क्रिप्ट में इनकोड कर सकते हैं। कंसिडर करो कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट रन करने के लिए की 1 हफ्ते के लिए किसी ने मांगा था। अब आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपने 1 हफ्ते बाद सोमणी में जाके मेक इनएक्टिव कर, ठीक है। अब अगर वो 1 हफ्ते बाद यूज कर रहा था कि कोई स्क्रिप्ट के अंदर उसकी सब स्क्रिप्ट फेल होगी, वो भागता होगा, भाई क्या हुआ? अरे भाई एक्सटेंशन तो करवाए नहीं, यू हैड आस्क्ड मी फॉर 1 वीक, आई गिव यू फॉर 1 वीक। अगर कोई आया ही नहीं आपके पास, आपको समझ में आ गया भाई कीवी को यूज नहीं कर रहा है, बेकार में सिक्योरिटी रिस्क में डाल के रखा हूँ, उसका की कहीं वो सेव करके रखा है उसके डेस्कटॉप पे, तो कोई भी बंदा यूज करके कुछ कर सकता है। तो आपने एक्टिव, अगर वो चिल्लम पुकार किया, आंदोलन हो गया, वापस एक्टिव कर सकते हैं। हाँ भाई रन कर, बता देना कभी ऐसा। और मालूम पड़ा इनएक्टिव करने के बाद कोई आंदोलन नहीं, कोई यूज नहीं कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट फेल नहीं हो रही, मतलब कोई यूज ही नहीं कर रहा है, आपने थोड़े दिन बाद जाके इसको डिलीट भी कर सकते। डिलीट करने के बाद वापस वो आके एक्सेस मांगता है कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग एक्सेस चाहिए, अप्रूवल है बॉस का, अगेन आप एक्सेस की जनरेट कर सकते हो, जितनी बार चाहे जितनी बार जनरेट करो, एक्टिव करो, इनएक्टिव करो, डिलीट करो। तो किसी को प्रोग्रामेटिक एक्सेस देना है तो बहुत ईजी है। सो सब लोग जाओ अपने यूजर्स में, गो टू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, क्रिएट एक्सेस की करो, एक्टिव इनएक्टिव करके डिलीट करके देखो। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का बंदा रहेगा, कभी कोई सिसऑप डेवऑप्स वाला बोलेगा भाई मुझे प्रोग्रामेटिक एक्सेस की की जनरेट करके दे, तो ऐसा नहीं बोल सकते भाई ये क्या होता है मुझे मालूम नहीं। इसका भी हो जाएगा, डन 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 कर देगा, कंफर्म है। हो क्रिएट एक्सेस कीज, मेक एक्टिव इनएक्टिव, कुछ भी कर सकते हो। अभिषेक कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। अभिषेक तुमने VMware मेरे से किया है क्या तारीख क्लास से? नहीं सर, VMware नहीं किया। ओके ओके। मैं तुम्हारा डीपी लगा था, ऐसा लग रहा, देखा तो ऐसा लग रहा था कि तुम स्टूडेंट हो। इतने सारे स्टूडेंट मैं भी भूल जाता हूँ। आप डेमो में आए थे, मैं आपको देखा तो आपका डीपी लग रहा है, आप क्लासरूम के ट्रेनिंग के डेमो में आए थे ना अभिषेक? आया हूँ सर मैं। ओके ओके। लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया था, एक बार पहले भी AWS के लिए मैं आया था मैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया। Okay, so by the way, let's go ahead. Everybody is able to do. Ashutosh, Irfan, Abhijit, Farhan भाई सबका हो गया। So सर एक क्वेश्चन है, तो बार मैं आगे जाता हूँ, तो आप चैट में डाल दो वेट, तो हम लोग रुकेंगे, अदरवाइज विल गो अहेड। सर वन क्वेरी, सर इसका लिमिटेशन है कोई कि इतना ही एक्सेस की क्रिएट कर सकते फॉर यूजर? आप कनेक्ट कर सकते हो, क्लाउड के अंदर कुछ नहीं है, जितना यूजर क्रिएट करना है करो, बट सीधी बात लॉजिकल है, 1 2 4 स्क्रिप्ट रहेगा तो बंदा 1 2 की जनरेट करे, एक यूजर कितनी की यूज करेगा, ज्यादा की यूज करेगा वही कंफ्यूज रहेगा, हर स्क्रिप्ट में अलग की तो नहीं डालेगा, उसके अकाउंट की यूज करेगा। ओके। अगर उसको सब डेलीगेट करना है कि कुछ सर्वर्स के लिए अलग है, सिक्योरिटी के सर्वर है, कुछ बैंकिंग सर्वर है, उस पे कुछ ऑटोमेशन के लिए कुछ अलग फंडा इधर है, तो 2 की यूज करेगा, अदरवाइज जनरली ही विल बी हैप्पी विद 1 की। Now going ahead with the discussion, identity and access management, we started with cloud computing, we discussed geographical locations, we discussed VPC and availability zone yesterday in detail, आज भी रिवाइज किया, एक्सेस मैनेजमेंट हुआ, बिलिंग अलार्म भी कल हम लोग लगा चुके हैं। एक बंदे का बजट नहीं हो रहा था, शायद उनका भी हो गया। Now you see over here this diagram. सर Yes. सर वो क्रिएट एक्सेस की में सपोज अभी ऐसा तो रहेगा कि बहुत सारे एक्सेस देने रहेंगे, सिर्फ एक ही डेटा फेच नहीं करना रहेगा, मतलब बहुत सारे रहेंगे, तो उसमें कुछ रीनेम कर सकते हैं यार,
this is for this purpose, this is for this टैग purpose. दे सकते हो बट जनरली जो की होता है उसके अंदर ना जो पब्लिक की पैर होता है, कभी भी एक यूजर है ना, देखो बहुत सारे डेटा फेच करने तो बहुत सारी की जरूरत नहीं है। आप एक यूजर एक की से 100 स्क्रिप्ट रन कर सकता है। लॉजिक ये कि वो कंसोल एक्सेस नहीं ले रहा है, वो प्रोग्रामेटिक है, वो सीएलआई पे काम कर रहा है। तो एक यूजर अगर 50 की यूज करेगा तो वो खुद ही कंसोल गेटिंग द पॉइंट ना। तो एक यूजर कभी भी जनरली ऑन एन ओकेजन एक की यूज करेगा और अपना काम करेगा। सर लेकिन वो एक ही सर्वर से डेटा फेच करेगा ना, अगर उस सिर्फ उस कंसोल का सर्वर के लिए क्यों नहीं है, आप कंफ्यूज हो। ये आपके अकाउंट पे की है। एक बंदे का एक्टिव डायरेक्टरी में एक यूजर बना और ये यूजर को एडमिन एक्सेस है, तो वो यूजर जिसको एडमिन एक्सेस है वो पूरे एक्टिव डायरेक्टरी के अक्रॉस डोमेन कहीं भी लॉगिन कर सकता है। एक सर्वर पे लॉगिन नहीं कर सकता, वो किसी भी डेस्कटॉप किसी भी सर्वर पे लॉगिन कर सकता है जो वो डोमेन का मेंबर है। ठीक है, सिमिलर फैशन में यूजर का जो आईडी और पासवर्ड होता है जिससे वो कहीं पर भी लॉगिन कर सकता है, उसी तरह ये यूजर के पास एक एक्सेस की है, वो की कहीं पर भी यूज कर सकता है। Hundreds and thousands of script में यूज कर सकते हैं यूजर लेवल पे। Now, after going ahead with the discussion about IAM topic, now you can see over here कुछ नई चीज है कि सबसे पहले आता है रीजन, जो मैंने आपको कई बार बताया, कल भी बताया, आज भी बताया। फिर आता है VPC। रीजन के अंदर क्या दिख रहा है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर अवेलेबिलिटी जोन A दिख रहा है। ठीक है, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन क्या दिख रहा है? B दिख रहा है। ठीक है ना। अब दोनों अवेलेबिलिटी जोन के अंदर नेटवर्क डिफाइन होता है, उस नेटवर्क को बोलते हैं सबनेट। नेटवर्क का एक टुकड़ा उसको बोलते हैं सबनेट। सबसे पहले VPC की बात करें। व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड? एज यू ऑल आर अवेयर के वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज नथिंग बट अ डेटा सेंटर। ओके, इसका मतलब ये है कि Amazon के पास एक बहुत बड़ा लेवल का डेटा सेंटर, उस एक डेटा सेंटर को लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन 1, एक डेटा सेंटर। बट बोर्ड का लिमिटेशन है इसके लिए, मैं एक डेटा सेंटर को इतना बड़ा नहीं दिखाता हूं, मैं वो जो बड़ा डेटा सेंटर है उसको छोटा दिखाता हूं, वो बोलता हूँ AZ। ठीक है, दूसरा डेटा सेंटर को क्या बोलता हूँ? AZ। तो सबसे पहले क्या आया मेरे दोस्त? रीजन के अंदर एक सिक्योर्ड बाउंड्री आया, उसका नाम क्या है? VPC। ठीक है, रीजन मध्ये VPC मध्ये क्लायंटला अवेलेबिलिटी झोनचा एक्सेस आहे। ठीक है, अवेलेबिलिटी झोन का एक्सेस उसको मिलेगा और हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक नेटवर्क डिफाइन होगा ताकि सर्वर्स को आईपी वगैरह मिलेगा। वो नेटवर्क का टुकड़ा होगा, इसको बोलते हैं सबनेट 1, एज्यूम करो सबनेट 2। ठीक है, अब ये दो अवेलेबिलिटी जोन के दोनों सबनेट आपस में एक दूसरे से खुद से बात कर सकते हैं, क्योंकि बीच में होता है खुद से एक डिफॉल्ट इम्प्लाइड राउटर। खुद से ये दोनों आपस में दोनों सबनेट खुद से बाय डिफॉल्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है? एक डिफॉल्ट राउटर होता है जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड राउटर। रीजन VPC के अंदर दो अवेलेबिलिटी जोन, और दोनों अवेलेबिलिटी जोन जो आपको दिख रहे हैं, दो अवेलेबिलिटी जोन जो दिख रहे हैं, अवेलेबिलिटी जोन A, अवेलेबिलिटी जोन B, दोनों के अंदर सबनेट, और ये सबनेट A, ये सबनेट B, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है राउटर, और ये राउटर को बोलते हैं इम्प्लाइड राउटर। ठीक है ना। ये आपको मैं वो समझा रहा हूँ कि हाउ इज द बैकएंड आर्किटेक्चर ऑफ Amazon। अब हम अगर बात करते हैं व्हाट इज VPC, बेसिक्स। VPC इज अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अ डेटा सेंटर। इसका मतलब आपको Amazon के आप जिस भी रीजन में गए तो Amazon ने आपको क्या बना के दिया? एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मतलब इसके अंदर डेटा सेंटर है और आप सर्वर वगैरह डालोगे, मतलब एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड में या डेटा सेंटर जिसके ऊपर आपको एक्सेस है, क्योंकि आप ये अवेलेबिलिटी जोन में अपने सर्वर डालोगे, सर्वर पे स्टोरेज कनेक्ट करोगे, इधर राउटर है, फिर आगे राउटर पे इंटरनेट गेटवे अटैच होता है, आगे आगे पता चलेगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अच्छे दिन आएंगे, डोंट टेक टेंशन। ओके, सो बाय द वे ये राउटर है और ये इंटरनेट गेटवे पे कनेक्ट होता है, मतलब ये बैकएंड में पूरा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर आपको बना के एक्सेस मिलता है। तो व्हाट इज VPC? इज अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अ डेटा सेंटर। ठीक है,
AWS client has full control over resource, क्योंकि जब आप Amazon में लॉग इन करते हो, एक रीजन में जाते हो, और उस रीजन में जाने के बाद जब आप VPC पे क्लिक करते हो, उसके अंदर डेटा सेंटर्स दिखते हैं, उसके अंदर आप जो सर्वर बनाओगे उसके ऊपर आपको फुल एक्सेस दिखेगा, and has full control over resources and virtual compute instance, मतलब virtual servers are hosted inside that VPC. That's the reason मैंने आपको कल वर्चुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। इसके अंदर वर्चुअल सर्वर्स क्यों लिखा हुआ है? इसका लॉजिक ये है कि Amazon, अब मैं आपको एक अवेलेबिलिटी जोन को बड़ा कर, समझो जूम कर दिया वर्चुअल, ये डेटा सेंटर, इसके अंदर क्या रहेगा? रैक्स में क्या रखते हैं? सर्वर। बट इन टुडेज वर्ल्ड people are using virtualization, all cloud, Google cloud, every cloud is virtualized. एक हार्डवेयर लेते हैं, ये जो सर्वर है इसका मैं एक्सपेंशन दे रहा हूँ, हार्डवेयर विद 2 TB रैम, एज्यूम करो 64 कोर ऑफ CPU, अगर हाइपर थ्रेडिंग इनेबल करोगे तो 128 लॉजिकल CPU सीखेगा, मतलब एक कोर में 2 थ्रेड होता है। कोई बोलेगा ये क्या होता है? ये सिलेबस में तो नहीं है, गूगल पे ढूंढो। ठीक है, कोर्स के अंदर थ्रेडिंग होता है, शायद सबको मालूम रहेगा अगर आईटी में बंदा काम करेगा। ये तो बेसिक सीपीयू में भी दिखता है, 4 कोर का सीपीयू होता है, तो इंटेल में 8 कोर दिखता है, वो हाइपर थ्रेडिंग होता है। हार्डवेयर के ऊपर डालते हैं हाइपरवाइजर, वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। VMware रहेगा तो ESXi डालेंगे, माइक्रोसॉफ्ट रहेगा तो हाइपर भी डालेंगे, हाइपरवाइजर डालेंगे, तो इसके ऊपर हम मल्टीपल सर्वर्स बना सकते हैं। अब Amazon का ये जो अवेलेबिलिटी जोन है 1, ठीक है, इसके अंदर ये डेटा सेंटर है, इसके अंदर सर्वर्स रखे हुए, राइट। अब ये जितने सर्वर्स रखे हुए, ठीक है ना, दीज ऑल आर योर सर्वर्स, और जितने सर्वर्स आपके रखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी सर्वर्स आपके रखे हुए हैं, और ये सारे के सारे जो सर्वर्स है, इसके अंदर क्या डाला हुआ है? वर्चुअलाइजेशन का लेयर, जिसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। और ये हाइपरवाइजर के ऊपर क्या बनेंगे? वर्चुअल मशीन, ठीक है। सब सर्वर में क्या बनेंगे? वर्चुअल मशीन। और इस वर्चुअल मशीन्स को Amazon वाले क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इजी, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। Why elastic? Because you can create a server with 4 GB RAM or a 40 GB RAM or a 400 GB RAM. Elasticity, बड़ा छोटा सर्वर बना सकते, राइट। So कि नरेंद्र कदम ने पूछा है, कैन वी क्रिएट वर्चुअल एसी? नो माय डियर फ्रेंड, वर्चुअल एसी नहीं, अवेलेबिलिटी जोन इज अ फिजिकल डेटा सेंटर। तो वर्चुअल एसी नहीं बन सकते, एसी डिफाइंड है, हर रीजन में अवेलेबिलिटी जोन कितने वो डिफाइंड है। सबनेट्स आप क्रिएट कर सकते हो, आगे आएगा। अवेलेबिलिटी जोन मतलब फिजिकल डेटा सेंटर। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड तो एक लॉजिकल बाउंड्री है कि भाई अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जितने भी तुम सर्वर्स डालोगे वो प्रोटेक्टेड है। क्यों प्रोटेक्टेड है? क्योंकि हर क्लाइंट के लिए अलग से वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना है। बट जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर एजेड तो फिजिकल है, तो डेटा सेंटर था फिजिकल, उसको आप लॉजिकल वर्चुअल नहीं बना सकते। तो इसके अंदर सर्वर है, हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन डालना है। वर्चुअलाइजेशन डालने के बाद हम क्या बना रहे हैं? वर्चुअल मशीन। तो जो भी हम विंडोज का सर्वर डालेंगे क्लाउड में, लिनक्स का सर्वर डालेंगे, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन डालेंगे, IIS इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स से तो अपाचे डालेंगे, या डोमेन कंट्रोलर, या DNS, या डेटाबेस डालेंगे, ये सब हकीकत में जितने भी सर्वर का आप RDP लोगे, अगर विंडोज होगा या लिनक्स होगा तो आप SSH लोगे, तो याद रखना ये सबके सब वर्चुअल मशीन है, ठीक है। बिकॉज built in with virtualization, ठीक है ना। बिकॉज इनिशियली आई स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग ऑन VMware, और इतना ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने कि पूरे बॉम्बे में, मतलब कोई गूगल में डालता तारी क्लासेस तो VMware के लिए फेमस, बोले जाओ मकसूद के पास, ठीक है। ग्रेजुअली लेटर ऑन क्लाउड में सब मूव हो रहा है, मतलब क्लाउड का बैकएंड वर्चुअल है, तो हम लोग ने वर्चुअलाइजेशन के बाद क्लाउड का ट्रेनिंग चालू किया, और बाद में कोरोना ने हमें मजबूर कर दिया कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग आ गए। बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट सालों से पेंडिंग था, सब खुश हो। बाय द वे, सर एक क्वेश्चन है। यस, बोलो। अभी फॉर एग्जांपल अभी जाओ क्वेश्चन पूछने से पहले, सर इरफान आई हैव वन क्वेश्चन, सर फरहान आई हैव वन क्वेश्चन, सो इट विल बी मच इजी, क्योंकि वॉइस सबका मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ। सर इस्माइल। ओके इस्माइल, बोलो। अभी हम रीजन में जाके हम कोई भी एक मशीन, या अभी आप बोले हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अभी जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में जाएगा, हमको कैसा पता चलेगा?
हाँ, कि वो हम ऑटोमेटिकली availability zone select कर सकते वो ऑटोमेटिकली चला जाता है या फिर हमें सिलेक्ट करके जाना पड़ता है? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मैं लंदन में हूँ, लंदन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ओके, अब लंदन रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा कोई भी एक अवेलेबिलिटी जोन में, या हमको डिफाइन करके डालना पड़ेगा? हमें अवेलेबिलिटी जोन सर्वर जब बनाते हैं ना, जब कोई भी आप सर्वर बनाओगे, EC2 वर्चुअल मशीन बनाओगे ना, तो वो आपको पूछेगा कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में डालना है। अगर आप बोलोगे भाई मुझे कुछ नहीं मालूम है कहाँ डालना है, क्या करना है, जो क्लास लिया ही नहीं, अब जो क्लास नहीं लिया और उसको अगर मालूम ही नहीं है कितने लेवल लोगे, AWS में फ्री सर्वर मिलता है, चलो अकाउंट बनाए, सर्वर डाले, नेक्स्ट 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 फिनिश किया, सर्वर बन गया, तो डिफॉल्ट कहीं पर भी डाल दो। मगर आप टेक्निकल बंदे हो और अगर आपको AZ1 में डालना है तो आप अवेलेबिलिटी जोन 1 में डाल सकते हो, 2 तो 2, 3 तो 3, यू कैन सिलेक्ट वेयर यू वांट टू गो। सो ऑप्शन देता है कौन से अवेलेबिलिटी जोन में डालना है? सब आएगा, अच्छे दिन आएंगे। तो अभी नरेंद्र कदम ने सबनेट के बारे में पूछा है, सबनेट का टॉपिक आएगा। अभी अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ नरेंद्र भाई, सो लेट्स वेट। शायद आज सबनेट मैंने बता दिया आपको थोड़ा, बट आगे हम देखेंगे और डिटेल्स में। सो सबको समझ गया व्हाट इज VPC, और मैंने वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया, दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सारी क्लासेस मेन लॉजिक इज डिलीवरिंग द ट्रेनिंग इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। सो मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन थोड़ा समझा दिया कि AWS client has full control over resources and virtual compute instance। The virtual compute instance को लिखा है क्योंकि सब बैकएंड में वर्चुअल मशीन होते हैं। होस्टेड कहां पर होते हैं? आपके वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। डेटा सेंटर तो कॉमन है, बट आपके लिए एक वर्चुअल लॉजिकल पार्टीशन बना के, इसका मतलब हो गया इट इज सिमिलर टू हैव योर ओन डेटा सेंटर इनसाइड AWS। पहले जमाने में क्या होता था, लोग जाते थे नेट मैची को बोलते थे भाई तुम्हारे पास बहुत बड़ा डेटा सेंटर, VSNL is having a very huge data center. Reliance DKC is having a huge data center. And what people used to say, okay, give me one small space in rack. This is rack. मुझे ना 4 सर्वर रखना है। नेट मैजिक वाला बोलेगा एवरी सर्वर का 15,000 पर मंथ। ओके, 4 सर्वर का 60,000 ले ले। मतलब इनडायरेक्टली नेट मैजिक के डेटा सेंटर में या किसी VSNL की या टाटा की डेटा सेंटर में आज भी लोग होस्टिंग करते हैं, अपने सर्वर्स रखते हैं, ठीक है, एक स्पेस लेते हैं। बट अभी ये हो गया कि हम Amazon डेटा सेंटर में सर्वर ही ले रहे हैं, मगर हम सर्वर भी नहीं खरीद रहे। पहले सर्वर हमारे होते थे, डेटा सेंटर उनका होता था, अभी सर्वर भी उनका, हाइपरवाइजर भी उनका, सब कुछ उनका, कंप्लीट क्लाउड मॉडल। पहले पार्शियली क्लाउड था, डेटा सेंटर उनका था, पावर कूलिंग उनका था, बट स्विचेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था, ठीक है। अब सब कुछ उनका रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट क्लाउड मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, समझे? सो बाय द वे, going ahead with the discussion, now नरेंद्र आप कुछ पूछ रहे हो, नो by selecting subnet, what do you mean? हेलो, उसका जो ये था ना क्वेश्चन था कि AZ के लिए, तो by selecting subnet we will define the AZ, which AZ, identifying the which AZ is which are in कौन से AZ में हम लोग है करके, right, identifying the subnet, right, you can select the availability zone और you can select the subnet also। अभी हम multiple subnets वगैरह बनाएंगे ना तो और clarity आ जाएगी, ठीक है। okay. By the way, going ahead with the discussion, everybody is able to understand this PPT. It is similar to having your own data center inside AWS। मतलब AWS क्लाउड के अंदर आपने रैक वगैरह पहले भाड़े पर लेते थे और सर्वर रखते थे, अभी समझो आपने पूरा अपना डेटा सेंटर AWS की डेटा सेंटर, ये एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है ना। लॉजिकल आपका एक डेटा सेंटर है Amazon के अंदर, आपने 100, 200, 500 सर्वर डाला, सारे सर्वर Amazon की बहुत बड़ी डेटा सेंटर है, पब्लिक डेटा सेंटर, मगर उसके अंदर आपका सर्वर रखा हुआ है, तो मतलब आपने एक छोटा सा डेटा सेंटर भाड़े पे लिया Amazon के, ठीक है। नाउ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में टेंशन क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज 100% सिक्योर एंड लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर VPC ऑन AWS। इसका मतलब कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड अगर है किसी का लंदन रीजन में और उसी बंदे ने और एक VPC बनाया लंदन रीजन, वही अकाउंट के अंदर, अभी हमारे पास डिफॉल्ट VPC है, हम आगे फ्यूचर में कस्टम VPC बनाएंगे, ये दोनों वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपस में बात नहीं कर सकते। एक ही कस्टमर के है खुद के अकाउंट में तो भी बात नहीं कर सकते, तो दूसरे बंदे के VPC तो कहां से बात करेंगे, दूसरे रीजन वाला कहां से बात करेगा, नहीं बात करेगा। मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपको अवेलेबिलिटी जोन दिखता है, सबनेट्स वगैरह सब अंदर डिफाइंड होता है।
सो आप 100% टेंशन फ्री हो कि मेरे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में कोई एंटर नहीं कर सकता है जब तक का मैं परमिशन ना दूं किसी यूजर। ओके, सो इट इज सिक्योर एंड लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वीपीसी ऑन AWS। ठीक है, VPC cannot span across region. It means VPC is region specific. इसका मतलब ये वाला डायग्राम ठीक है, रीजन इनसाइड रीजन VPC, इनसाइड VPC अवेलेबिलिटी जोन के अंदर सबनेट। इसका मतलब VPC रीजन को नहीं तोड़ सकता, इट कैन नॉट बी अक्रॉस रीजन। लंदन रीजन पहले आएगा, उसके अंदर VPC आएगा। VPC को बोलेगा मेरा VPC बॉम्बे और लंदन के बीच में हो सकता है, या लंदन और बॉम्बे एक ही VPC में हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले रीजन है, आप पूरे रीजन से लेकर रीजन के अंदर VPC, VPC के अंदर डेटा सेंटर, डेटा सेंटर के अंदर सब। सो किसी को कोई क्वेरी नहीं है ना इस बात पर? सबको समझ में आ रहा है 100% कि व्हाट आई मीन टू से? VPC पहले रीजन, रीजन के अंदर VPC। होपफुली एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। इधर तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? ओके, नाउ VPC रीजन के अंदर रहेगा और रीजन को तोड़ के नहीं जा सकता। नाउ वन VPC कैन हैव मल्टीपल AZ। ये तो आपको सबको पता है कि एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर होता है, बट ये भी पता है कि मिनिमम 2 होते हैं। मिनिमम कितना होता है? 2 होता है। दूसरा एक लॉजिक है कि सबनेट्स कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड अवेलेबिलिटी जोन। अभी मैंने आपको डिजाइन में दिखाया, वापस दिखाता हूं। VPC के अंदर 2 AZ और हर अवेलेबिलिटी जोन पे क्या कॉन्फ़िगर होता है? नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क का एक टुकड़ा असाइन हो जाता है, इसको बोलते हैं सबनेट। इसको बोलते हैं सबनेट। इसका मतलब ये जो सबनेट है ये अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिफाइन होता है, मतलब ये अवेलेबिलिटी जोन के बाहर तोड़ के नहीं जा सकता। जिस तरह VPC किसके अंदर होता है? रीजन, रीजन के अंदर VPC, VPC के अंदर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर सबनेट्स। ठीक है, so the PPT says one VPC can have multiple availability zone, minimum 2 or more. ठीक है, दूसरी बात, सबनेट्स कैनॉट एक्सटेंड बियॉन्ड अवेलेबिलिटी। मतलब जो सबनेट है वो अवेलेबिलिटी जोन को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, सबनेट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रहेगा। मगर मल्टीपल IP सबनेट्स इन ईच अवेलेबिलिटी जोन। इसका मतलब क्या है? सब लोग एडमिन 2 से जिससे लॉगिन किया था वो वाला विंडो बंद कर दो। एडमिन 1 या एडमिन 2 से लॉगिन किया था वो विंडो बंद कर दो, और अपना जो रूट अकाउंट वाला विंडो है जिससे हम लॉगिन किए थे और जिस अकाउंट बनाए थे उस पे आ जाओ और सर्विसेज में जाके वापस डालो VPC। एडमिन 1 एडमिन 2 वाला जो है उसको बंद कर दो और बाय डिफॉल्ट कम ऑन टू द root login so that you will be able to see over the top you will be able to see your AWS whatever account name आपने दिया था, यूजर नहीं दिखेगा admin 1 admin 2। आप इधर आ जाओ and once you are on this just go to the service and type VPC and you will reach the service VPC over here। okay, so everybody is in London and are in VPC service, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई पीछे तो नहीं रह गया? अभिषेक, फरहान, सब लोग हैं साथ में? ठीक है, अभिषेक, आर यू एबल टू हियर मी? अभिषेक Yes, भाई sir. कहाँ? ओके, सब लोग है इसके अंदर, सही है। ओके, सब लोग VPC में आ गए। अब ये VPC में आने के बाद हम लोग ने VPC को नाम दे दिया, ये भाई डिफॉल्ट VPC है। डिफॉल्ट का मतलब होता है Amazon ने क्रिएट करके दिया, हमने बनाया। दूसरी बात, सबनेट्स पे क्लिक करते हैं। So subnets you are able to see 3 subnets, right? Now in these 3 subnets Amazon is saying that what I mean to say is that by default
अमेजोन ने, जैसे मैंने बोला पर्शियन दरबार होटल है, ही वांट्स टू ओपन अ होटल, दिल्ली दरबार को होटल खोलना है, दे विल नॉट टेक डोनेशन फ्रॉम पीएम केयर फंड नहीं है ये, ठीक है ना, ये डोनेशन नहीं है, ये लोग को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है होटल बनाना है। इसका मतलब अमेजोन ने रीजन के अंदर जगह खरीदा, भाड़े पे लिया और उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन में मिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करके क्या बनाया, डेटा सेंटर, ठीक है ना, इसको बोलती है अवेलेबिलिटी जोन। अब जब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं ना, तो वो नेटवर्क पूछता है क्या यूज करना, बनाते हैं तो हमने बनाया नहीं है, हमें डिफॉल्ट है, ठीक है। सो इधर अगर आप देखोगे योर वीपीसी पे क्लिक करोगे, आगे नेटवर्क की हम बात करेंगे, तो इधर डिफॉल्ट वीपीसी में उसने खुद से एक नेटवर्क डिफाइन किया 172.31.0.0.16। सब लोग अपने वीपीसी टैब में जाओ, चेक करो कि डिफॉल्ट वीपीसी पे एक नेटवर्क डिफाइन है 172.31.0.0.16, ठीक है। अब सब लोग नीचे जो सबनेट्स का टैब है उस पर क्लिक करो, ठीक है। सबनेट्स पे टैब के क्लिक करोगे तो इधर आप राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको सबनेट के अंदर उधर फ्रंट से 16 था, इधर फ्रंट से 20 है, मतलब 172.31 के नेटवर्क के टुकड़े की है, बोलते हैं ना दिस इज सब ऑफ दिस, सब डोमेन बोलते हैं ना, abc.com का सब डोमेन something.abc.com यानी फाइल ट्रांसफर.abc.com या web.abc.com, ये सब डोमेन होता है, ठीक है। तो 172.31 कॉमन है, उसके आगे फ्रंट से 20 लगा है, ये क्या लगा है आपको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, बट आपको ये पता चला कि दिस इज योर वीपीसी जिसके ऊपर एक नेटवर्क डिफाइन है और इस नेटवर्क के टुकड़े 3 किए और तीनों एक एक डेटा सेंटर पे वो लोग ने डिफाइन कर दिया, डिफॉल्ट ये सब अमेजोन ने कर दिया, 2A पे एक टुकड़ा, 2B पे एक टुकड़ा, 2C पे एक टुकड़ा। तो अमेजोन ने अपनी डेटा सेंटर्स में टोटल कितने टुकड़े किए, 3 टुकड़े किए और नेटवर्क 3 सबनेट्स को 3 डेटा सेंटर पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। टुकड़े कितने की है रात की बात है, किसी को मालूम ये क्लास के अंदर कोई भी ऐसा बंदा है क्या कि कोई मुझे बता दे कि ये नेटवर्क फ्रंट से 16 है और इधर सबनेट पे फ्रंट स्लैश 20 दिख रहा है, ठीक है। कोई बता सकता है इस क्लास में कि टोटल नेटवर्क के टुकड़े कितने हुए, वो चैट पे डाल दे। तो अगर सब लोग राइट आंसर देंगे तो मुझे नेटवर्किंग एकदम बेसिक से समझाना नहीं पड़ेगा कल के लेक्चर में। सो कोई बता सकता है कि हाउ मेनी नेटवर्क पीसीज हैव बीन डन, सबनेट्स टोटल असाइन 3 हुए क्योंकि डेटा सेंटर 3 है, मगर नेटवर्क के एक्चुअल टुकड़े कितने हुए, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? सो प्लीज पोस्ट। सब लोग साइलेंस है, क्या बात है। ओके, इस्माइल शेख बोल रहे 2 टुकड़े भाई, 3 तो इधर ही सबनेट डिफाइन हुआ है 171.31 के आगे 3 सबनेट तो इधर ही डिफाइन हुआ है। नरेंद्र कदम बोल रहे 4, और कोई है भाई राइट आंसर देने वाला? आशुतोष भाई, अभिषेक भाई, प्लीज ट्राई योर लक। फरहान खान बोल रहे नो आइडिया। ओके, बोले सर आपके बाद आया ही वो आइडिया लेने के लिए, क्या को अपना आंसर दूंगा, ठीक है। दूसरे लोग खामोश है, बोले नहीं क्या को आंसर देंगे, पहले मखसूस से समझेंगे। ओके, बाय द वे नो इश्यूज, मुझे हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन दिस मार्केट व्हेन अ पर्सन इज इनटू सर्वर डोमेन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन, जनरली आशुतोष भाई को तो हम आईपीज पूछ रहे, आशुतोष भाई ने आईपीज का फिगर दे दिया, अभिजीत ने तो बोलता है 252, क्या मतलब। ये तो हमारी टीम के पास जबरदस्त क्या 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 फंडा लोग लगा रहे हैं, ठीक है। बाय द वे सब लोग ने अपना अपना कोशिश किया, कोई इश्यूज नहीं है। व्हेन यू इंटरेक्ट विद ट्रेनर यू गेट, और ट्रेनर को भी पता चल गया कि अगर किसी ने राइट आंसर नहीं दिया तो कल उसको कितने अच्छे से सबनेटिंग समझाना है, ठीक है। बाय द वे ये सर्वर के वाले जो रहते हैं आईटी इंफ्रा वाले, जनरली दे डू सीसीएन बट दे फॉरगेट, व्हाई? बिकॉज दे जनरली डोंट वर्क ऑन नेटवर्क्स, ओके। और मेरी क्लास में ऐसे लोग आते हैं जो सीसीएन है, सीसीएन भी है, और वो लोग भी भूल चुके हैं सब कुछ, ओके। सो टेंशन नहीं है, कल मैं आपको एकदम बेसिक लेमन लैंग्वेज में सबनेटिंग वगैरह थोड़ा बहुत बताऊंगा, ओके। आज के लेक्चर के लिए थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे हम डिस्कशन, बट एज ऑफ नाउ इतना याद रखना एक बेसिक लैंग्वेज में कि अगर
एकदम एक सिंपल फंडा बता रहा हूं कि अगर इधर फ्रंट स्लैश 16 लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, अभी मैं नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, खाली फॉर्मूला दे रहा हूँ। नेटवर्किंग का इसकी रास की बात है, आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। बट खाली एक फंडा बता रहा हूं कि अगर ये फ्रंट स्लैश 16 है, सबनेट फ्रंट स्लैश 20, सबको ये बात दिख रही है? एवरीबॉडी एग्रीज कि सीडर जो है ऊपर जो बड़ा नेटवर्क डिफाइन हुआ है वो फ्रंट स्लैश 16 का है, और नीचे सबनेट जो डिफाइन हुआ है वो फ्रंट स्लैश 20 का है। सब लोग एग्री करते हैं, बात सबको दिख रहा है? प्रैक्टिकली सब लोगों ने देखा अपने अपने कंसोल में जाके वीपीसी पे जो सीडर है वो 16 का 20 का, एवरीबॉडी हैज सीन? ओके, एवरीबॉडी इज एबल टू सी सबनेट्स के अंदर। अब आपका जो सीडर है ना, एकदम लेमन लैंग्वेज बता रहा हूं, जैसे 16 आपको एज एन एडब्ल्यूएस एडमिन इतना मालूम होना चाहिए क्योंकि लाइफ में एक ही बार सीडर और सबनेटिंग होता है, और कल मैं आपको एक हथियार दे दूंगा ठीक है ना, एक टूल दे दूंगा जो आपकी सबनेटिंग खुद ही करके देगी। खाली आपको ना इंटरव्यू में बोल बच्चन करने आना चाहिए। आज का जमाना कहता है बोलेगा बिकेगा, यू स्पीक मोर विद कॉन्फिडेंस द मोर यू। बोले सबनेटिंग, अरे कितना सबनेट मैंने बड़ा मालूम है, यूज करने बैकग्राउंड में टूल, बोलने का खाली दरवाजा बंद कर दे, मेरे को बता दे कितने टुकड़े करने, कल आपको एक टूल दे दूंगा, हथियार, ठीक है। पहले नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, बाद में हथियार भी दे दूंगा, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बाय द वे आप इजीली इंटरव्यू में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है ये सीडर होता है, ये सबनेट होता है, कल आपको बहुत टेक्निकली हम आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे इंशाल्लाह। बाय द वे ये वीपीसी का सीडर है, और सबनेट जितने भी बने ना उसके आगे 20 लिख रहा है, तो कोई बता सकते हैं 16 और 20 में कितना डिफरेंस है? 4, 16 माइनस 24 होता है, सबको मालूम है तो ठीक है ना। क्या करने का मालूम है, कितने सबनेट हुए देखना है। ये बड़ा नेटवर्क है, ये छोटे इसके टुकड़े, तो 4 बिट का डिफरेंस है, 4 बिट का डिफरेंस है ना, तो 2⁴ कर देना। कितने टुकड़े हुए मालूम? 16। 2⁴ 8 होता है, ये 16 होता है भाई सबको मालूम होना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ठीक है ना। हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है ना, तो कितने लोग बोलते हैं 2 इंटू 4 8, सर 8 हो गया ठीक है ना, सबको पता चल गया, एवरीबॉडी एग्रीज कि 2⁴ इज 16 समझा भाई? एवरीबॉडी एग्रीज? यस। ओके, सो इतना पता चल गया लोगों को कि टोटल नेटवर्क के 16 टुकड़े हुए हैं, मतलब सबनेट 16 है, मगर डेटा सेंटर कितना है? ओके ओके, टोटल हमारे पास सबनेट डेटा सेंटर कितनी है लंदन रीजन में? किसी को मालूम है लंदन रीजन में डेटा सेंटर कितनी है? अवैध जोन कितने हैं? 4 टाइप करो मेरे दोस्त, 3 है। अभिजीत भाई बोल रहे हैं, एवरीबॉडी एग्रीज विद अभिजीत, देयर आर 3 अवैध जोन इन लंदन रीजन, राइट ना? सीधी बात है, एवरीबॉडी कैन सी के बाय डिफॉल्ट सबनेट्स के अंदर जाते हो तो इधर क्लियर कर दिखाता है EU West 2 है, EU West 2B एंड EU West 2C, ठीक है। मतलब टोटल कितने डेटा सेंटर है? 3 डेटा सेंटर्स है। बट अमेज़न ने क्या किया कि सबनेट के टुकड़े तो 16 किए, मगर डिफाइन कितने सबनेट किया? 3 ही किया, मतलब उसने 3 ही यूज किया। हकीकत में 3 की जगह पर 13 टुकड़े और पड़े हुए, बट जरूरत नहीं है तो यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास एप्पल और बच्चे उसके पास, किड्स जो है उसके घर में वो 3 है, तीनों लोग बोलते हैं भाई हमको एप्पल चाहिए तो डैड को पता है कि वो 1 पीस करेगा तो 2 ही किड के हाथ में आएगा, तो उसने 1 पीस किया, मतलब 2:1। कितने टुकड़े हुए? 2। उसने और 1 पीस किया, कितने टुकड़े हुए? 2:2, 4 टुकड़े। अब वो 4 टुकड़े इक्वल है, ठीक है ना। ये चारों टुकड़े जो इक्वल है, ये बंदा किड्स है 3, तीनों को एक एक असाइन कर दिया। ये हो गया सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, 3 को 3 टुकड़ा दिया, एप्पल का 1 टुकड़ा दिया, क्या सब एप्पल ना।
छोटा टुकड़ा दिया है, मतलब बड़ी चीज का एक छोटा चीज दिया, उसको बोलते हैं टुकड़ा, सबनेट। नेटवर्क का टुकड़ा सबनेट, एप्पल का टुकड़ा सब एप्पल। ओके, सिंपल। तो ये 3 टुकड़े दे दिया, मगर एक उसके पास एप्पल रखा है स्पेयर में टुकड़ा, फ्रिज में रख दिया है। बच्चे 3 दे, अगर किसी को भी 2 देगा तो बच्चे लोग झगड़ा करेंगे कि नहीं, अरे भाई मेरे को नहीं दिया, मेरे को दो, मेरे को दो। अब ये बंदे ने एक टुकड़ा रख दिया, तो अमेज़न ने ये देखा कि मेरा नेटवर्क बड़ा है, 16 का है, मुझे टुकड़े करने हैं 16, तो उसने 20 लिया, 2/4, 16 टुकड़े किया। मगर डेटा सेंटर उसके पास कितनी है? 3, 1 2 3, तो 3 डेटा सेंटर पे उसने एक 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 सबनेट डिफाइन कर दिया। मगर एज अ टेक्निकल बंदा आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, टुकड़े 16 हुए, 3 असाइन हुए, 13 टुकड़े मेरे पास फ्री है। अगर मैं चाहूं, एक बच्चा है, एज्यूम करो एक बच्चा घर में, और वो डैडी के पास पीछे रूट से आता है, बैक एंड रूट से आता है, बोलता है कि ना मुझे वो ये वाला पीस दे दो। डैड ने बोला कि अगर मैं बेटा तेरे को ये पीस दूंगा अदर किड्स विल फाइट, वो बोलता है नहीं, मैं इधर ही तुम्हारे सामने खा लेता हूँ। ठीक है, तो डैड ने बोला ठीक है जल्दी आ ले, चुपचाप सोनी में खा ले। अब उसने खा लिया, तो एक किड को डैडी ने सबको एक एक पीस दिया था, बराबर है, मगर एक किड ने 2 मांगा तो उसको 2 दे दिया। लॉजिकल बात है ना, डैडी दे सकता है, और उसने सोनी में जाके खा लिया, तो कोई इशू भी नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पीपीटी बोल रही है कि सबनेट्स अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता है, मतलब उसको बाहर तोड़ के नहीं जा सकता, मगर ये मालूम होना चाहिए कि मल्टीपल आईपी सबनेट्स आर पॉसिबल इनसाइड ईच अवेलेबिलिटी। इसका मतलब अगर ये वाला जो सबनेट है आपको पता चले 16 टुकड़े हुए, तो टेबल किसका चलेगा? 16 का। शायद सबको 16 का टेबल तो आता ही होगा। आप इधर लॉजिकल बात कल आपको थोड़ा समझेगा, बट आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। 131 172 31 0.0 डाला, आगे क्या डाला है? 16.0। मतलब ये जो है ना, इस ये नेटवर्क का पार्ट है, ये ब्लॉक है 172 31, ये ब्लॉक है, ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि नेटवर्क पार्ट है। इतना तो आईटी वालों को सीसीए ने 10 साल पहले भी किया रहेगा, तो याद ही रहे। 0 के आगे 16 टुकड़े हुए ना, तो 16 का टेबल चल रहा है, 16। इसके बाद कितना टेबल चल रहा है? 32। अब आपको मालूम है सबनेट 16 हुए, यूज कितने हुए? 3। 0 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है भाई? 48। 48 के बाद क्या आता है? 64। 64 के बाद क्या आता है? 80। 80 के बाद क्या आएगा? 96। ये मतलब टोटल ऐसे 16 टुकड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि एक डेटा सेंटर को मैं 2 सबनेट दे दूं, एक सबनेट है मगर आप 2 डिफाइन करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? आप 172.31 के आगे 00 यूज हो गया, 16.0 यूज हो गया, 31। आपको मालूम है 48, 64, 80, 96 ये सब टुकड़े हुए हैं मगर यूज नहीं हुए, तो मैं जाके बोलूंगा क्रिएट सबनेट। नाम क्या दूंगा? कस्टम सबनेट। क्यों? क्योंकि अब सबनेट मैं बना रहा हूं, और कहां पर बनाना है? एज्यूम करो मुझे AZ1 में बनाना, ठीक है ना? मैं बोलूंगा VPC। कौन से वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में बनाना? डिफॉल्ट। अवेलेबिलिटी जोन, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना क्या अवेलेबिलिटी जोन पूछता है क्या, तो सर्वर बनाने के टाइम भी आप अवेलेबिलिटी जोन का सबनेट सिलेक्ट कर सकते हो, और सबनेट बनाने के टाइम आप अवेलेबिलिटी जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो नो प्रेफरेंस बोलूंगा तो कहीं भी और बना देगा, बट मैंने बोला हूँ AZ1 पे बनाना है, तो AZ1 मतलब मैं, मेरे लिए 2A है, मेरी टर्मिनोलॉजी में। अमेजॉन की टर्मिनोलॉजी में वो लोग ने 2A को AZ2 नाम दिया है, 2B को AZ3 दिया, बट हम लोग ने 2A को क्या नाम दिया है? AZ1। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो इधर, हम लोग ने AZ1 को, मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, डिफॉल्ट सबनेट AZ1 हमने इसको नाम दिया है, ठीक है ना? AZ1 हमारे लिए ये है। अमेजॉन इसको आईडी, अमेजॉन की आईडी इसको AZ2 बोलती है, बट हम लोग ने 2A वाइज लिया है, हमने इसको लिया है, तो आप इसको मत देखना, आप कंफ्यूज हो गए। हमने इसको लिया है, 2A मतलब AZ1, 2B मतलब AZ2, 2C मतलब, दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? अब मैं बोलता हूँ क्रिएट सबनेट, क्या नाम दूंगा? कस्टम सबनेट। और किसके अंदर बना रहा हूँ? डिफॉल्ट कस्टम सबनेट इनटू AZ1 वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड,
ठीक है, और प्रेफरेंस पे जाके बोलता हूँ EUS 2A, 2A मतलब मेरा AZ1, ठीक है ना, मैंने बता दिया, मतलब AZ1 मेरी टर्मिनोलॉजी है और मैंने AZ1 को किसको 2A को मैंने AZ1 मान दिया। और सीडर उसका 172.31 है, ये मेल नेटवर्क, इसका टुकड़ा नेटवर्क जो है वो 172.31, ये तो कॉमन रहेगा, क्यों मालूम है, 16 है, मतलब ये 8 बिट और ये 8 बिट, ये ना 172.31, ये 8 + 8 16 बिट, ये कभी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इधर 16, बट इधर 0.0 यूज हो चुका, 16.0 यूज हो चुका, 32.0 यूज हो गया, मैं 48.0 64.0 फ्रंट स्लैश मगर क्या डालूंगा 20, सबनेट मतलब 4 बिट का डिफरेंस है, इसका टुकड़ा, और जाके मैं बोलूंगा कि भाई ये सबनेट बनाओ, सबनेट बन गया, पीपीटी प्रूव हो गई, जो वादा किया था वो पूरा हो गया। मल्टीपल आईपी सबनेट इन ईच अवेलेबिलिटी जोन, एक अवेलेबिलिटी जोन में मल्टीपल आईपी के सबनेट्स हो सकते हैं, और मैंने आपको लाइव करके दिखाया कि एक सबनेट कभी अवेलेबिलिटी जोन के बाहर नहीं जा सकता, मगर एक सबनेट में मल्टीपल, एक अवेलेबिलिटी जोन में मल्टीपल आईपी के सबनेट हो सकते हैं। लाइव देखो इधर, AZ1 में एक डिफॉल्ट सबनेट तो अमेज़न ने बना के दिया और एक कस्टम सबनेट मैंने बनाया। अब डिफॉल्ट सबनेट है AZ1 में 2A में, और कस्टम सबनेट भी 2A में, देखो 2A में अंदर 2 सबनेट है, तो अवेलेबिलिटी जोन 1 है मगर उसमें सबनेट 2 है, मतलब एक बच्चे को मैं 2 टुकड़ा एप्पल का दे सकता हूँ, ठीक है, जरूरत है तो उसको खाना है, उसको ज्यादा अच्छा लगता है। सो अब आप लोग की इट्स अप टू यू नाउ, दैट नाउ यू गो अहेड क्रिएट अ सबनेट, और आपको थोड़ा सा शायद एकदम जो नेटवर्क में वीक है उसको ये ऐसा कॉपी करना पड़ेगा, 0.0 है, 32.0 है, 16.0, 48.0, 64, 80, 90 कुछ भी आप यूज कर सकते हो, 16 सबनेट बन चुके हैं बैकग्राउंड में, ये प्रूव भी हो गया प्रैक्टिकली, क्योंकि 48.0 फ्रंट स्लैश 20 डाला तो उससे एरर नहीं है, तो आप लोग एक नया सबनेट बना, बेस्ट ऑफ लक। और AZ1 AZ2 AZ3 किसी पर भी असाइन कर रहे हैं, चलो क्रिएट अ न्यू सबनेट बोलो और कस्टम नाम दे दो सबनेट, जो अवेलेबिलिटी जो मैं बना रहे हो वो सिलेक्ट करो, एंड जस्ट यू कैन डिफाइन एज 48.0 व्हाटएवर, 80 96 16 टुकड़े हो चुके हैं, ये आपको क्या करना है, प्रूव हो गया कि देयर आर एक्चुअली 16 पीसेस, और वो जो 16 पीसेस में से कोई भी एक पीस, 3 पीस असाइन हुए थे, चौथा पीस आप असाइन कर सकते हो, या पांचवा छठा भी असाइन कर सकते हैं, बट कम से कम एक असाइन करोगे तो आपको इतना यकीन हो जाएगा कि मकसूद जो बोल रहा है वो सही है। 16 टुकड़े हुए, 3 यूज हो रहे थे, एक और नहीं यूज। ओके, बहुत सारे लोगों ने डन लिख दिया है, फरहान भाई बाकी है, और अभी शेख बाकी है, इरफान शेख का आ गया, इस्माइल शेख डन, गुड, नरेंद्र भी डन है, गुड गुड, फरहान सबका हो गया, सब लोग सबनेट बना पा रहे, गुड, सब लोग ने सबनेट बना दिया, सो सबको यकीन हो गया कि एवरीबॉडी कैन बिलीव ऑन नाउ ऑन दिस पीपीटी that multiple IP subnets are inside each availability zone is possible, कि सबनेट एक अवेलेबिलिटी जोन में अगर एक डेटा सेंटर में एक भी नेटवर्क नहीं होगा तो सर्वर्स को आईपी कैसे मिलेगा, इसका मतलब एकदम बेसिक है, एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हर सर्वर को बाय डिफॉल्ट आईपी मिलना चाहिए, और डेटा सेंटर के अंदर क्या डिफाइन होना चाहिए उसके लिए, सबनेट, अगर सबनेट डिफाइन नहीं होगा तो आईपी कैसे मिलेगा, इसका मतलब रीजन के अंदर वीपीसी, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स, और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर सबनेट्स डिफाइन होगा, सबनेट्स डिफाइन होगा, सबनेट्स डिफाइन होगा,
बट एक सबनेट डिफाइन होने की जगह आप दूसरा तीसरा भी सबनेट डिफाइन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द आईपी एड्रेस यू रिक्वायर, ठीक है ना। ये आगे कल और क्लेरिफाई हो जाएगा कि कितनी आईपी मिलती है सबनेट में और कैसे होता है, ये थोड़ा सा आपको डिस्कशन में टूल्स वगैरह भी दे दूंगा, सो यू विल बी इन अ बेटर फैशन। ओके, सो एटलीस्ट टुडे यू हैव क्रिएटेड वन मोर सबनेट, सो यू आर मोर कॉन्फिडेंट दैट हाँ यार ऐसा भी कुछ हो सकता है और मैं कुछ कर सकता हूँ ठीक है मेरी लाइफ में। सो बाय द वे, गोइंग अहेड विद द डिस्कशन अबाउट आर पीपीटी, वीपीसी कंपोनेंट्स, ठीक है ना। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपको पता चलेगा क्या हो सकता है उसके अंदर सबनेट्स और एबिलिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीपीसी कंपोनेंट्स। सीडर एंड आईपी एड्रेस रेंजेस है, ठीक है, बट ये सीडर और आईपी एड्रेस रेंजेस के अंदर इतना आपको मालूम होना चाहिए कि जो सीडर इज नथिंग बट, सीडर फुल फॉर्म इज क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। शायद आपको ये मालूम रहेगा कि 192.168.1.0/24। जब आप 24 बोलते हो तो इसका मतलब होता है सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इसका मतलब ये हो गया कि ये आईपी के अंदर ये जितने भी है इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ये होता है 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट। टोटल कितने बिट्स हो गई? 24। ओके, तो एन आईपी एड्रेस IPv4 इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स? 24 बिट्स, ठीक है ना। अब ये 24 बिट्स है, अब 2⁸ कितना होता है? 2, एनीबॉडी कैन गिव द आंसर? 256 256 बोल रहे हैं, 256 बोल रहे हैं सब लोग, ठीक है। सब लोग आईटी में सबको मालूम है 256 है, ठीक है। सो बाय द वे, इसका मतलब अगर बाइनरी में स्टार्ट करते तो फर्स्ट 0 होता है और लास्ट 255 होता है, क्योंकि हम 0 को भी काउंट करते हैं, तो टोटल हो गया 256। अभी इधर नीचे क्या लिख दिया मतलब 255, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है। सबनेट मास्क का मतलब ये लॉक हो गया 255। अब ये 192 चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स हो गया क्योंकि लास्ट स्टेट तक पहुंच गया। ये 255 और ये 255 मतलब 192 168 1, ये नेटवर्क का पार्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता है। मतलब /24 किसने लिखा? मतलब 888 24 बिट्स, ये जो 24 बिट्स है ये ब्लॉक हो गए, ठीक। इसका मतलब 258 है। इसका मतलब सबको मालूम है कि आप जब आईपी एड्रेस लिखते हो तो आप 3.5.7.9 ये पब्लिक आईपी एड्रेस आपने लिखा। आपको मालूम है ना कि आईपी एड्रेस में कभी भी आपका कोई बोलेगा 300.500.700.900 तो आप उसको बोलोगे ये आईटी का नहीं है, ये बंदा इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, बट आईटी एडमिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब एवरीबॉडी इज अवेयर कि ऐसा आईपी एड्रेसिंग नहीं होता है। जो मेन स्टार्टिंग डिजिट हो सकता है वो 0 और मैक्सिमम जो हो सकता है वो 255। तो कोई भी आईपी एड्रेस का जो ऑक्टेट है ये 8 बिट का होता है, मतलब ये स्टार्ट 0 से होगा और लास्ट इसका जो होगा वो 255 होगा। अब इधर सबनेट मास्क 255 का मतलब है कि ये लॉक हो गया है 258, इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये 192.168.1.0 ये नेटवर्क का पार्ट है और ये जो नेटवर्क का पार्ट है इसके लिए आगे एनोनेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं /24। ओके, सो अगर कहीं पर /16 लिखा हुआ, जैसा भी आपके वीपीसी के सीडर में क्या लिखा था /16 172.31, इसका मतलब कितनी बिट्स ब्लॉक हो गई है? 2 बिट, 2 ऑक्टेट ब्लॉक हो गए, बिट 16 ब्लॉक हो गई, ऑक्टेट 2 ब्लॉक है, 8 + 8 मतलब 172.31। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स पार्ट होगा, इसके बाकी के लास्ट के 2 ऑक्टेट चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब /16 लिखा मतलब 255 255 0 0, अगर /24 लिखा 255 255 255 और बाद में लास्ट में 0, ठीक है ना। अब सब लोग इधर देख सकते हैं से अमेज़न बोलता है वीपीसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको बोलते हैं सीडर। इसका मतलब जब भी आप वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाते हो तो इधर वीपीसी पे जाते हो तो इधर IPv4 का सीडर दिखता है, ठीक है। इसका मतलब whenever you create a VPC, हम फ्यूचर में कल के लेक्चर में पॉसिबल नहीं नया वीपीसी भी बनाए तो जब हम नया वीपीसी बनाते हैं ना तो हमको सबसे पहले वो क्या पूछता है? सीडर पूछता है, ठीक है। अब ये सीडर क्या है? हम सीडर क्या, सीडर का मतलब है क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। अब सीडर तो हम अमेज़न में यूज कर रहे हैं मगर इसकी कोई इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है।
ठीक है ना, RFC 1918 आपने सुना रहेगा, दिस इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। सो अमेजोन ने बोला है कि एक आईपी होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। पहले जमाने में अगर आप हिस्ट्री देखोगे, सो देयर वाज नो प्राइवेट एड्रेस, एवरी एड्रेस वाज अ पब्लिक आईपी एड्रेस। एक पीसी भी होता था पहले जमाने में, एक रूम जितना बड़ा पीसी होता था, सो पब्लिक उसके लिए एक आईपी लेती थी। बट व्हेन टेक्नोलॉजीज गॉट अपग्रेडेड and in as the world progressed, even phone started using IP address, and everybody was aware कि PC का यूज इतना हो रहा है कि IPv4 एग्जॉस्ट हो जाए। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसको बोलते हैं नेटिंग, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पहले जमाने में किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए। बाद में लोगों ने क्या सोचा कि ठीक है, ये तो IPv4 सब खत्म हो जाएगा। इन माय कंपनी, if I want to have 100 PC, why should I buy public IP address? मैं 100 PC को एक प्राइवेट रेंज दूंगा, क्लास A का नेटवर्क बना, क्लास B का बना और क्लास C का बना, ठीक है। क्लासेस डिफाइंड हुए, क्लास A का नेटवर्क जनरली 10 वाला है, उसकी एक फर्स्ट और लास्ट रेंज है 172 का रेंज, और C में 192 का, ठीक है। ये क्लास ए क्लास बी डिफाइंड। और 192 वाली जो आईपीज होती थी क्लास सी में, फ्रंट स्लैश क्या लगाते 20, बी में क्या लगाते थे 16 और ए में क्या लगाते थे फ्रंट स्लैश 8। सब लोग ये एग्री करते हैं भाई? यस। क्लास ए क्लास बी क्लास सी, एवरीबॉडी कैन एग्री? ओके, आशुतोष भाई ने एग्री किया, दूसरे लोग भी एग्री कर रहे लग रहा है। ओके, सो इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर ध्यान दोगे तो। ओके, सो रिवीजन भी होता है, मतलब AWS का कोर्स करने के बाद आपको ऐसा लगेगा दैट अरे यार कोर्स किया, कुछ काम आए ना है, बट ओवरऑल आईटी में आप अपग्रेड हो जाओगे। मतलब इसमें नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, फायरवॉल, बैकअप, मतलब पूरा इसमें लेड हुआ है, मतलब पूरा एक आर्किटेक्ट बना देगा बंदे। बाय द वे, इंटरेस्ट होना चाहिए बंदे को बस, जो लास्ट तक चले। आज हमारे दो बंदे सौम्य साहू और नितिन गायब है। ओके, सो इंटरेस्ट की लेवल, खुदा करे लेवल ऑफ नशा रिमेन सेम फॉर ऑल द लेक्चर्स। ओके, बाय द वे 8, 16 एंड 24 ये क्लासेस डिफाइन कर, और कभी भी आप पीसी के अंदर डालोगे 10.0.0.1 आईपी, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट पीसी में, तो खुद से उठा लेता है 255.0.0.0, मतलब ये फ्रंट स्लैश 8 है, 8 बिट ब्लॉक कर देता है। अगर आप कोई भी पीसी में अगर 192 का आईपी डालोगे, 192, 168.29 कुछ भी डालोगे, तो खुद से पीसी उठा लेता है 255, 255, 255। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्लास ए का है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट वो 255 लगा देता है। ये क्लास सी का आईपी है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट ये 192 उठा लेता है, ठीक है। मगर ये कंपलसरी था कि क्लास सी के आगे फ्रंट स्लैश 24 लगेगा, जो माइक्रोसॉफ्ट पीसी उठाता है, डायरेक्ट सबको 255 दे देता है, ठीक है ना। सो बाय द वे, बाद में ये क्लास खत्म हो गया कि क्लास सी के आगे फ्रंट स्लैश 24 ही लगाएंगे, और अगर स्लैश 24 लगाएंगे तो खाली 255, 255, 255 इधर लिखना ही पड़ेगा। लिखना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि 192, 161 जो है ये तो फिक्स हो गया। अब खाली ये चेंज हो सकता है और ये चेंज हो सकता है, 8 बिट है तो 0 हो सकता है, 192, 168.1.0 हो सकता है, और लास्ट में 192, 168.1.255 हो सकता है। इसका मतलब हम लोग अगर इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि हम अगर क्लास ए की बात करते हैं और मैं अगर क्लास सी की बात करते हैं, और 192, 168, 1.0 फ्रंट स्लैश 24 है, मतलब ये तो पार्ट 100% 24 है, मतलब फिक्स हो गया। चेंज होगा ये 1.1, 1.2 ऐसा करते करते लास्ट में जाएगा 1.250। और सबको मालूम है कि ये वाला आईडी नेटवर्क आईडी और ये ब्रॉडकास्ट यूजेबल नहीं होगा, तो मेरे को खाली कितनी आईपी यूजेबल मिलेगी 254। ये क्लास सी का लिमिटेशन था,
क्योंकि क्लास सी के आगे हम खाली 24 लगा सकते। मगर जब क्लास सी को नेटवर्क टीम ने ग्लोबल लेवल पर ये देखा कि क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है ये सिर्फ कम आईपी जनरेट कर पाता है, तो लोगों ने क्लासलेस किया। क्लासलेस का मतलब क्या है कि अभी 192 to 168 के आगे कंपलसरी 24 नहीं लगा, आप 16 भी लगा सकते। मतलब आप ये कर सकते हो 190 to 168 कॉमन रहेगा, आगे के 2 बिट्स चेंज हो सकते हैं, मतलब 2 ऑक्टेट चेंज हो सकते हैं। इसको 0.0 कर दिया, मतलब ये भी 0 से 255 तक जा सकता है और ये भी 0 से 255 तक जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सीडर का मेन बेनिफिट ये आ गया कि नाउ इंस्टेड ऑफ 190 to 168 1 वाले ये जो क्लास सी का आईपी एड्रेस था, रेंज था, इसके आगे 24 लगाते थे तो मैक्सिमम कितनी आईपी जनरेट हो सकती थी? 254। अगर हम लोग फ्रंट से 16 लिखेंगे तो ये दो तो फिक्स हो जाएगा, मगर ये दोनों चेंज हो पाएगा तो ज्यादा आईपी हमको मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लासलेस। ठीक है, सो अमेज़न ने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ऑलरेडी दुनिया से खत्म हो गया। अमेज़न ने नहीं बनाया, ये आरएफसी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अभी कोई क्लास नहीं रहेगा, सब क्लासलेस हो गया। ठीक है, 170 to 16 के आगे कंपलसरी 16 लिखते थे, अभी 12 भी लिख सकते। ठीक है, और 190 to 168 के आगे कंपलसरी 24 लिखते थे, अभी हम 16 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आरएफसी के स्टैंडर्ड है। आप गूगल में डालोगे आरएफसी 1918 स्टैंडर्ड्स, सो आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। अब टू मेक द थिंग सिंपल, हमको मालूम होना चाहिए कि आरएफसी की स्टैंडर्ड्स ये है। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जब अमेज़न यूज करता है तो अमेज़न ने क्या बोला कि जब भी आप कभी वीपीसी खुद से बनाओगे तो आपको वीपीसी के अंदर किसका एक्सेस मिलेगा? अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 3। अब आपको अवेलेबिलिटी जोन अगर एक्सेस मिलेगा तो आपको क्या डिफाइन करना है? सबनेट्स। क्या डिफाइन करना है? सबनेट्स। बट सबनेट्स कब डिफाइन होगा? जब वीपीसी पे क्या डिफाइन होगा? सीडर। सीडर मतलब नेटवर्क का रेंज। ठीक है ना। अब चाहे वो 172 का हो सकता है, वो 192 का हो सकता है या 10 का हो सकता है। ये सीडर में से जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो कोई भी प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0 से लेके ये रेंज, 172 का ये रेंज और 190 का रेंज, दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दीज आर नोन एज प्राइवेट आईपी एड्रेस। बट पहले जमाने में क्लास डिफाइंड था, वो 1993 में आरएफसी स्टैंडर्ड्स नया आया और क्लासलेस कर दिया कि अब किसी का कोई क्लास नहीं, कोई भी आईपी एड्रेस के आगे आप 1 ऑक्टेट यूज करो या 2 यूज करो या 3 यूज करो या 4 यूज करो, तो वो लोग ने उसको क्लासलेस कर दिया। ठीक है, बाय द वे अब क्लासलेस कर दिया और पब्लिक आईपी एड्रेसेस अलग रेंज हो गई और प्राइवेट आईपी एड्रेस की अलग रेंज हो गई। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिया। क्लासलेस इसको सीडर क्यों बोलते हैं, एक्चुअली हमारे साथ सिलेबस में इतना डिटेल्स में नहीं है, बट माय वे ऑफ टीचिंग इज दैट जो भी बंदा मेरी बात समझ सकता है, मैं जितना सिंपल समझा दूं तो उसको ये समझ में आ जाए। कोई ने पूछा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो बोलेगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी होता है, ये तो सबको मालूम है। बट माय डियर फ्रेंड्स, क्लास सी में 192 था, उसके आगे फ्रंट स्लैश 24 ही लगता था, अब फ्रंट स्लैश 16 भी लग सकता है। 172 के आगे कंपलसरी फ्रंट स्लैश 16 लगता था क्लास बी में, मगर अब फ्रंट स्लैश 12 भी लग सकता है, क्योंकि आरएफसी स्टैंडर्ड बोलते हैं कि आप इस नेटवर्क को और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अब अमेज़न में हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम वीपीसी बनाएंगे तो हमको सीडर, अब सीडर का क्या मतलब होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया, हमारे सिलेबस में कुछ हमारे को आर्किटेक्ट के इसमें काम नहीं आएगा, बट नेटवर्क का अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है। और ये जो सीडर होगा, जो मेन नेटवर्क होगा, फॉर एग्जांपल 192.168.1.0 फ्रंट स्लैश 24, इसके हमको क्या बनाने हैं? पीसेस बनाने हैं। ये एप्पल है, इसके हमको क्या बनाना है? पीसेस बनाना है। उस पीसेस को हम क्या बोलते हैं? सबनेट। ठीक है ना। ये सबनेट कैसे बनता है और कैसे क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या टूल है, जिसको नेटवर्क का कोई नॉलेज नहीं या जिसको कुछ लास्ट का 15-20 मिनट का डिस्कशन कुछ समझा नहीं, बोले भाई क्या इसका कोर्स ज्वाइन किया और क्या सदमा दे रहा है मकसूद, क्या क्या बोल रहा है, मुझे उम्मीद नहीं था। ओके, ऐसा किसी को लग रहा है कि यार कौन सी दुनिया मकसूद ने पहुंचा दिया। ठीक है ना। सो
अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो कल के मैं सबनेट पहले समझा भी दूंगा, जैसे आज मैंने सीडर बताया वैसे सबनेट का मैं कुछ आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, हम सबनेटिंग खुद भी करेंगे और बाद में एक टूल दे दूंगा कि कभी भी आप भूल गए पूरा नेटवर्किंग टूल में डबल ज्यादा ही कुछ टू हो गया तो चलो ज्यादा एलबी लगा देते हैं, बड़ा एक टूल दे दूंगा आपको और वो टूल से ना इजीली यू विल बी एबल टू क्रिएट मल्टीपल सबनेट्स विदाउट एनी नॉलेज अबाउट नेटवर्किंग। सीडर का नॉलेज नहीं है, नेटवर्क का नहीं है, सब कुछ आपको वो टूल करके देगा, ठीक है ना। तो कल हम लोग वो टूल देखेंगे। सो बाय द वे एज ऑफ नाउ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जब भी बनाओगे तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का एक बेसिक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है आपको सबसे पहले डिफाइन करेगा बड़ा नेटवर्क, और बड़ा नेटवर्क जब आप डिफाइन करोगे, इधर क्या हो रहा है अमेज़न ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, लेमैन जिसको कुछ नहीं आता है बड़ा आर्किटेक्ट बनना है क्लाउड में, ठीक है ना, वीपीसी खुद से बना के दिया, सीडर खुद से असाइन कर दिया, सबनेट बेचारे ने जितने अवेलेबिलिटी जोन है उसमें सबनेट्स खुद से बना के दे दिए, ठीक है ना। अब हमने आज डिफॉल्ट वीपीसी में एक नया सबनेट सिर्फ बनाया, ठीक है ना। कल हम लोग नया वीपीसी बनाएंगे, नया सीडर पर देंगे उसको खुद से और नए सबनेट बनाएंगे, बट किसी को कुछ नहीं समझेगा, नहीं समझ में आता है सबनेटिंग वगैरह तो उसको कोई नेटवर्क का सीसी नहीं करने की जरूरत नहीं है, हम उसको टूल देंगे, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ फॉर टुडे दिस सेशन इज रहा, so hopefully everybody is able to understand